हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स एक धमाकेदार सीरीज का जो एक टेस्ट है, हम लोग उसी तरीके से धमाकेदार टेस्ट वाला जो लेक्चर है वो भी आज कंडक्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं, आज का ये पूरा वीडियो आप लोगों ने लाइव अच्छे से देखना है। आप लोगों का जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा लाइव, वैसे ही आप लोगों की फ्रेंड्स एक टेस्ट आप लोगों को मिलेंगी। टेस्ट कैसे आप लोग दोगे वो भी मैं आप लोगों को वीडियो में ही बताऊंगा। और फ्रेंड्स, जो पहले 5 बच्चे रहेंगे, टॉप 5 स्टूडेंट्स, वो जो उस समय के अंदर में जो टेस्ट दे रहे होंगे, वो 5 बच्चों को इनाम भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये एक आप लोगों को मोटिवेट करके पढ़ाई के तरफ में अग्रसर करने का एक प्रयास है टीचिंग परीक्षा का, जिसके तरफ में हम लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो जल्दी जल्दी से जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि एक हेल्दी कंपटीशन हो, एक बढ़िया तरीके से ऑल इंडिया लेवल के ऊपर में आप अपने आप को जांच सके। ओके। और सबसे पहले तो मैं उन सभी जो है यहाँ पर में 800 प्लस जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर में, उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने सेशन को लाइक्स कर दिया है। यहाँ पर में बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। सेशन के तक जो है आप लोगों ने यहाँ पर में सेशन को लाइक कर दिया है। 1000 के करीब जो है बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं हमारे साथ में 1 मिनट के अंदर अंदर। तो आज जो है फ्रेंड्स बिल्कुल तूफानी करते हैं। पूरा लेक्चर ध्यान से देखना है आपने। पूरा लेक्चर देखकर मैं आपको चैलेंज करता हूं कि टेस्ट दीजिए और टेस्ट के अंदर में मुझे आउट ऑफ लाकर दिखाइए। ये आप लोगों को मेरा चैलेंज है। पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पहला ही क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन। द सेम साइड ऑफ द मून इज ऑलवेज विजिबल फ्रॉम द अर्थ। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग हमेशा दिखाई देता है। कारण यहां पर में दिया हुआ है कि मून टेक्स सेम अमाउंट ऑफ टाइम, उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी के अराउंड घूमने में उसको समय लगता है। इसी वजह से जो है चंद्रमा का एक तरफ ही हमको दिखाई देता है। ऐसा इसका पूरा ओवरऑल बोलना है। तो क्या ये बात सही है? देखिए, ये है चंद्रमा और ये है हमारी पृथ्वी। तो देखिए यहाँ पर में चंदा मामा जो है ये घूम रहा है हमारे अब ये घूमते हुए, पृथ्वी के अराउंड घूमते हुए अपना खुद का भी राउंड लगा रहा है, खुद का भी ऑर्बिट कर रहा है। तो देखिए यहां पर में क्या होता है कि उसका एक खुद का चक्कर लगाने में लगने वाला समय और पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय एग्जैक्टली सेम है। जिस वजह से क्या होता है कि देखिए इसका एक ही साइड हम लोगों को यहाँ पर में केवल दिखाई दे रहा है, ये वाला साइड। ओके, देखिए आप लोग यहाँ पर में इधर में भी चला गया, इधर में भी आ गया। भाई रुक जा, थोड़ा सा रुक जा ये लाल। ठीक है, देखिए एक ही साइड उसका दिखाई दे रहा है आप लोगों को, है ना? आप लोग यहाँ पर में देख पा रहे होगे, केवल एक ही साइड उसका दिखाई दे रहा है आपको, केवल एक साइड। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो पृथ्वी के अराउंड लगने वाला समय और खुद के अराउंड लगने वाला समय एग्जैक्टली सेम है। तो यहां पर में पहला वाला सही है कि सेम समय, एक ही साइड हमको दिखाई देता है पृथ्वी से। चंद्रमा का उल्टा वाला कभी देखते हैं। आपको एक लेटेस्ट न्यूज बताऊं? ठीक है, कल चंद्रमा के ऊपर में जो है ना, वो वाले साइड जो हमको पीछे का दिखाई नहीं देता, ये यहाँ पर में इसके पीछे वाला जो साइड है वहां पर में चंद्रमा के ऊपर में जो है चाइना ने अपना स्पेसक्राफ्ट उतारा है। ठीक है, तो ये भी चलिए आप लोगों से कभी अगर मान लो ऐसे ही आप लोगों को पूछ ले, तो चाइना ने कल इतिहास रच दिया है। जो फार साइट है मून का, वहां पर में अपना एक जो है यान उतारा है चाइना ने। ओके, तो ये भी एक आप लोगों का कल कल की खबर जो आई थी आप लोगों की। ठीक है, बड़ी कामयाबी मिली है चीन को इसके अंदर में। चैंग 6 नाम है उसका चैंग 6। चलो, तो ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। आर जो है वो ए को एक्सप्लेन करता है कि क्यों हमें केवल एक साइड दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स आर डिजाइन्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस सच एज स्टडीइंग द यूनिवर्स, enabling communication and they revolve around earth is in a designed orbit। मानव निर्मित उपग्रह जो होते हैं वो विशेष उद्देश्यों जैसे कि ब्रह्मांड का अध्ययन करने, ठीक है, संचार को सक्षम बनाने के लिए, जैसे अभी आप हम लोग जो बात कर रहे हैं उनमें से कई सारे जगह पे जो है फ्रेंड सैटेलाइट इंटरनेट का भी इस्तेमाल हो रहा होगा। ठीक है, और जो है अध्ययन करने के लिए उनको बनाया जाता है। पृथ्वी के चारों ओर निर्धारित कक्षा में वो घूमते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है, हम लोग भेजते हैं ना अंतरिक्ष में हमारे सैटेलाइट्स। Natural satellites move around planet in the same manner that planets orbit the sun. They are launched into space by rocket to operate in Earth's orbit। मेरे को एक बात बताओ मेरे लाल, नेचुरल सैटेलाइट को, ठीक है, आप लोगों ने लॉन्च किया है क्या? चंद्रमा को कब लॉन्च किया था तुमने? ठीक है, ए लगाने वालों, तुमको जो है ना पृथ्वी कभी माफ नहीं करेंगी। तुमने चंद्रमा को कब लॉन्च किया था रे? चंद्रमा को कब लॉन्च किया था तुमने? चंद्रमा को कभी लॉन्च किया क्या तुमने? नेचुरल सैटेलाइट को तुम लॉन्च करते हो क्या? ह्यूमन मेड सैटेलाइट को लॉन्च करते हो, चंद्रमा को कब लॉन्च किया? ठीक है, तो सिंपल सी बात है आप लोगों की कि भाई आर जो है वो आपका सही कैसे हो सकता है? आर कैसे सही हो सकता है? ओके, दे आर लॉन्च इनटू स्पेस बाय रॉकेट्स। ठीक है,
मतलब हम चंद्रमा को कैसे, या जो नेचुरल सैटेलाइट्स है, ठीक है, उनको कैसे लॉन्च कर सकते हैं? आप खुद से सोचिए ना इस चीज को। तो आंसर जो है फ्रेंड्स इसका जो है बी नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ए सही है कि जो जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स होते हैं उनको स्पेसिफिक पर्पस के लिए भेजा जाता है। नेचुरल सैटेलाइट जो है वो प्लैनेट्स के अराउंड वैसे ही घूमते हैं जैसे प्लैनेट घूम रहा होता है सूरज के अराउंड में, लेकिन इनको कभी लॉन्च नहीं किया जाता स्पेस से, रॉकेट से, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो है वो गलत है, पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। कितने लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, चलिए। तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहां पर में। तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों के। तो जितने भी बच्चे यहां देख रहे हैं जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, ताकि इसी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले वो सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए जाए। भारत ऋग्वेद में वर्णित लोगों का समूह था, वे कहाँ रहते थे? जल्दी से बता देंगे। भारत जो है वो ऋग्वेद के अंदर में बताया गया है कि कुछ लोग थे भारत कबीले के लोग, वो यहाँ इस इलाके में रहा करते थे, नॉर्थ वेस्ट के अंदर में। तो नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम भारत के अंदर में। तो आंसर इसका डी हो जाएगा फ्रेंड्स। भारत जो है एक कबीला हुआ करता था नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, उत्तर पश्चिमी भाग में रहा करता था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में आप लोगों को मिलता है। ओके, ऋग्वेद की रचना कौन सी भाषा में हुई थी, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर में बन गया। तो ऋग्वेद की रचना संस्कृत भाषा के अंदर में हुई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। 35,000 साल पहले संस्कृत के अंदर में इसका कंपोजिशन हुआ था, लिखा नहीं गया था इसको, इसकी रचना हुई थी, ठीक है। और जो है फ्रेंड्स बाद में इसी का इस्तेमाल, ये जो कबीला था इसी का इस्तेमाल हमारे देश के लिए भी हुआ जाने लगा, भारत नाम से। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, वो अर्थ की वजह से बंधा हुआ है बोल रहा है। मतलब कि बाकी के ग्रह जो है वो सोलर सिस्टम में इसलिए क्योंकि हमारी अर्थ ने उनको बांध के रखा है। आउटर प्लैनेट्स आर फार फ्रॉम सन एंड आर मेड अप ऑफ रॉक्स। जो बाहरी प्लैनेट होते हैं वो सूरज से बहुत दूर होते हैं, सही बात है, और वो चट्टानों से बने हुए हैं, ये गलत है। बाहरी ग्रह जो है वो क्या है, आपके चट्टानों से बने हुए हैं क्या? तो देखिए पहली बात तो पहला वाला क्यों गलत है, क्योंकि अर्थ नहीं, सन है जिसने अपने पुलिंग फोर्स के कारण सबको बांध के रखा हुआ है, ठीक है। सन ये हमारा मुखिया है हमारे परिवार का, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो सन के, सूर्य के जो है पुलिंग फोर्स के कारण सारे के सारे प्लैनेट सोलर सिस्टम में बंधे हुए हैं। सेंटर है सोलर सिस्टम का, बड़ा सितारा है, पुलिंग फोर्स इसी का है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके कारण सारे के सारे बने हुए हैं। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में अल्टीमेट जो है एकमात्र ऊर्जा का और ऊष्मा का, ठीक है, और जो है आपकी प्रकाश का एकमात्र स्रोत क्या है, वो है हमारा सूरज। ओके, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि जो अंदरूनी प्लैनेट होते हैं, इनर प्लैनेट, ठीक है, ये इनर प्लैनेट जो है आप लोगों के बने हुए होते हैं चट्टानों से, ठीक है, रॉक से बने हुए होते हैं। लेकिन मैं वही आउटर प्लैनेट्स की बात करूं, बाहरी ग्रह की, बाहरी ग्रह मतलब ये जो आखिरी के 4 ग्रह जो है ना उनको बाहरी ग्रह, आउटर प्लैनेट बोलते हैं, और जो अंदरूनी ग्रह है उनको जो है इनर प्लैनेट, पहले 4 को इनर प्लैनेट बोला जाता है। वो गैस जो है बाहरी ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने हुए होते हैं, इनर प्लैनेट्स रॉक से। हमारी पृथ्वी इनर है या आउटर है, आप बता दो। चलो, हमारी पृथ्वी इनर प्लैनेट है या आउटर प्लैनेट है? जल्दी जल्दी से बता देंगे आप सभी लोग, ताकि ऐसे ही आप लोगों के लिए और जो है फ्रेंड्स हम लोग करते रहे यहाँ पर में। तो हमारी पृथ्वी जो है इनर प्लैनेट है, आउटर प्लैनेट जो है गैस से बने होते हैं। हमारी पृथ्वी इनर प्लैनेट है इसीलिए चट्टानों से बनी हुई है। तो यहाँ आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों के दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर देता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है, सीसीई आपका किसके ऊपर में जोर देता है? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। अगर आप लोग जो है फ्रेंड्स पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आपको सीसीई के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का लर्निंग जो है उसको ऑब्जर्व करने के ऊपर में जोर देता है, उसको रिकॉर्ड करने और उसको इंप्रूव करने के ऊपर में, कि आप कितना अच्छे से पढ़ रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने 10 लेक्चर किए और आज हम टेस्ट लेने वाले हैं, तो आपका हम क्या कर रहे हैं, हमने पढ़ा, हम जो है उसकी टेस्ट लेंगे, फिर देखेंगे कि आप लोग कितना अच्छे से कर पा रहे हो, ठीक है, और उस हिसाब से फिर और हम आगे में और ज्यादा उसके अंदर में इंप्रूवमेंट करेंगे कि आपको बेहतर तरीके से और कैसे सिखाया जा सके। तो कंटिन्यूअस जो है फ्रेंड्स आप लोगों का क्या करना होता है, यहाँ पर में कंटिन्यूअसली आपका जो है ऑब्जर्व करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है, ताकि इंप्रूव किया जा सके, ठीक है। तो हाउ हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व्ड, ठीक है, लर्निंग को ऑब्जर्व करो, उसको रिकॉर्ड करो, ताकि उसको इंप्रूव किया जा सके, ना कि कंटिन्यूअस टेस्टिंग। टेस्ट करके सिर्फ अकेला क्या करेंगे, आप लोगों को केवल टेस्ट नहीं करना है, आपको ऑब्जर्व करना है। बेसिकली टेस्ट आपकी जो ली जा रही है वो आपके बिहेवियर, आपके लर्निंग को ऑब्जर्व करने के लिए ली जा रही है, उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है। अभी आपको टेस्ट, आज आप टेस्ट दोगे आप ऐप के ऊपर में जाकर, फिर आपकी जो लर्निंग कैपेबिलिटीज है, लर्निंग जो आउटकम्स है उसको इंप्रूव करने की कोशिश की जाएंगी। ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर में।
तो एनहांसिंग द थॉट प्रोसेस एंड डी एम्फेसाइजिंग मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन रट्टाफिकेशन को खत्म करना है आप लोगों का, कॉग्निटिव साइकोमोटर एंड अफेक्टिव डोमेन्स को आपका इंप्रूव करना है, ठीक है, ऑब्जर्व करना है आपके लर्निंग को, रिकॉर्ड करना है, ताकि आप लोग जो है आपकी लर्निंग मेथड्स को इंप्रूव कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, आप लोग बताइए कि 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, 2/3 हिस्सा पृथ्वी का जो है वाटर से ढका हुआ है। देखिए इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, ताकि इसी तरीके से और भी बेहतर जो है आप लोगों के लिए सेशंस लाए जा सके। तो जल्दी जल्दी से जितने भी लोग देख रहे हैं सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे, और जिन्होंने भी अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे। टीचिंग परीक्षा का टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लेना है आप लोगों ने। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है आप लोगों की वो नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो 2/3 हिस्सा लगभग जो है फ्रेंड्स आपका 71% हिस्सा जो है वो पानी से घिरा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। देयर इज मोर सॉल्ट वाटर देन फ्रेश वाटर ऑन अर्थ सरफेस, पृथ्वी के ऊपर में ज्यादा खारा पानी है एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन ठीक है, अब आप लोग देखिए कि 2/3, ठीक है, 2/3 है आप लोगों का, 2/3 है या आप लोगों का 3/4 है, आप लोगों को ये पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा 2/3 है या 3/4 है, ठीक है। सबसे पहली बात आप लोगों का ये आता है, तो आप लोग यहाँ पर में देखिए कि अगर हम 71% भी मान ले इसको, तो ये नियरली जो है 75% है आपका। 75% जो है ना आप लोगों का 3/4 होता है, 3/4 ना कि 2/3। तो यहाँ पर में 3/4 होना चाहिए था, ये 3/4 ना कि 2/3। तो एक छोटी सी चीज जो है आप लोगों का आंसर गलत कर सकती है। ओके, 2/3 होना चाहिए था यहाँ पर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो क्या लिखोगे आप लोग 2/3 की जगह पे 3/4, 3/4 लिख दो सभी लोग, 3/4 लिख दो, 3/4 हिस्सा पृथ्वी का। और मैं आप लोगों को डायरेक्टली एनसीईआरटी के प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं देखिए, वी ऑल नो दैट, नहीं बहुत सारे लोगों को नहीं पता। अरे तुम क्या बात कर रहे हो यार चचा, कई सारे लोगों ने यहाँ पर मैं 2/3 को सही लगा के आगे बढ़ गए आंसर। वी ऑल नो व्हाट वी ऑल नो, ठीक है। आपको पता नहीं एग्जाम के अंदर में जब असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आता है उसके अंदर में ऑल जब शब्द आता है तो उसमें 90% टाइम गलत हो जाता है, फिर भी तुमने यहाँ ऑल लिखा। एनसीईआरटी वाले चाचा को बोलना पड़ेगा कि ये ऐसा वी ऑल नो वगैरह मत लिखा करो करके। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, ठीक है, 3/4 हिस्सा। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। और देयर इज मोर जो है आप लोगों का जो है सॉल्ट वाटर है एज कंपेयर टू आप लोगों का फ्रेश वाटर। सॉल्ट वाटर आपको पता है कि उसके अंदर में सॉल्ट वाटर ज्यादा, ऑब्वियसली बात है, ओशियन के अंदर में फ्रेश वाटर कम है, ठीक है। तो 97% तो पूरा सॉल्ट वाटर ही है आपका। तो पहला वाला गलत है, ठीक है, और आपका डी सही है। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। सिंपल सा क्वेश्चन था आप लोगों का ये, ठीक है। सर क्वेश्चंस धुंधला आता है, नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए आशा कुमारी जी। देखिए मेरे तरफ में भी जो है ना यहाँ पर मैं क्लास को देख रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार प्लीज आप थोड़ा सा आपके तरफ में इंटरनेट को अगर सही कर लोगे तो मुझे लगता है कि आप वो जो क्वालिटी है ना, क्वेश्चन क्वालिटी, उसको थोड़ा सा, स्क्रीन क्वालिटी को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। नाउ फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन चुने। देखिए गलत कथन का चुनना है आप लोगों ने। सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स परसेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। लवणता 1000 ग्राम पानी में मौजूद नमक ग्राम में नमक की मात्रा है, मतलब हर 1000 ग्राम पानी में कितना ग्राम नमक मौजूद है उसको लवणता कहते हैं, सैलिनिटी कहते हैं। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशन इज 40 पार्ट्स पर 1000। देखो पहली बात तो ये वाला सही है आप लोगों का कि भाई हर 1000 ग्राम पानी के अंदर में कितना ग्राम नमक मौजूद है उसको आप लोग सैलिनिटी या लवणता कहते हैं। बट हमारे पूरे महासागरों की औसत लवणता 40 है क्या? बताओ कितनी है जल्दी से, अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था। तो वो 35 है, 35 है, 35 पार्ट्स पर 1000, 35 पीपीटी है, 35 पार्ट्स पर 1000। तो ये आप लोगों का गलत है। बट आप लोगों से पूछा ही गलत वाला है, ठीक है। तो गलत वाला पूछा है आप लोगों से, तो आंसर हो जाएगा ओनली 2। ए इज द करेक्ट आंसर। तो बी लगाने वालों, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो, आंसर ए होगा आपका ओनली 2, क्योंकि आप लोगों से गलत वाला पूछा था, इनकरेक्ट वाला, ठीक है। और ऐसे ही, ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए सेशन पूरा अच्छे से देखिए आप सभी लोग, ताकि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। चलिए, जो आपका मृत सागर है उसकी सैलिनिटी कितनी है? दैट सी जो है उसकी सैलिनिटी, उसकी लवणता कितनी है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे मुझे। नाउ इस क्वेश्चन को भी देखिए आप लोग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टाइड्स एंड चूज द करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन। ज्वार भाटा के बारे में इन कथनों पर विचार करें और गलत कथन चुने।
गलत विकल्प को चुनना है। 1750 के करीब लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, 1400 के करीब लाइक्स हो गए। जल्दी से लाइक एंड लाइव दोनों 2000 पार पहुंचाना है हम लोगों ने मिलकर। चलिए जल्दी जल्दी से सभी लोग एक साथ कमर कस के तैयार हो जाइए। पूरा लेक्चर ध्यान से देखना है आप लोगों ने इसको, ठीक है। देख, when no moon and earth are in the same line, ठीक है, when moon and earth are in the same line then tides are highest। मतलब कि मून, ठीक है, और अर्थ जो है वो सेम लाइन के अंदर में होते हैं तो टाइड जो है वो हाईएस्ट होती है। व्हेन ओशन वाटर गेट्स ड्रॉन इन डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड अर्थ देन टाइड्स आर लोवेस्ट। ठीक है, जब समुद्र का पानी सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से तिरछी विपरीत दिशाओं में खींचा जाता है, ठीक है, तो आप लोगों को ये बोला है कि ज्वार सबसे कम होता है। उच्च ज्वार को नीप नीप ज्वार कहा जाता है, ठीक है, हाई टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स। बताइए इसमें से आंसर क्या होगा आप लोगों का? आप लोगों से क्या पूछा है? आप लोगों से पूछा है कि गलत वाला कौन सा है। तो मून, व्हेन मून एंड अर्थ आर इन द सेम लाइन देन टाइड्स आर हाईएस्ट। देखिए, हाई टाइड आने के लिए ना मून एंड अर्थ का केवल नहीं होता है यहाँ पर में, मून अर्थ एंड सन जो है आप लोगों का सेम लाइन में होना जरूरी है। ठीक है, तो पहले वाले के अंदर में क्या दिया हुआ है आप लोगों को, ओके, वो आप लोग एक बार देख लेंगे कि पहले वाला आप लोगों को क्या बोल रहा है। उसके बाद में तो आपका क्या होना चाहिए यहाँ पर में, जब चंद्रमा पृथ्वी एक ही रेखा पर होते हैं तो ज्वार सबसे अधिक होता है। नहीं, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य जब तीनों सीधी रेखा में होते हैं तब, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी तो किसी भी आप रेफरेंस से देखोगे तो सीधा तो आ ही जाएगा वो कभी ना कभी, ठीक है, टेढ़ा क्या कब होगा वो। तो आप लोगों का यहाँ पर में ऑप्शन के अंदर में जो है आप लोगों को देखना है थोड़ा सा। When ocean water gets drawn in diagonally opposite direction by gravitational pull the sun and earth then tides are lowest। जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, मतलब कि यहाँ पर मून है, ठीक है, डायगोनली अपोजिट का मतलब होता है कि इस तरीके से ये मून है, ये अर्थ है और सूरज यहाँ पर में है, तो क्या हो गया, कुछ हिस्सा जो है कुछ पानी का हिस्सा चंद्रमा अपने तरफ खींचेगा, कुछ पानी का हिस्सा जो है सूरज अपने तरफ में खींचेगा, तो बहुत ऊंची ऊंची टाइड्स नहीं आएंगी, ऊंची ऊंची लहरें नहीं उठेंगी। तब उस समय में लोवेस्ट टाइड्स आती है आप लोगों की। जो जो ज्वार भाटा होता है ना वो लो होता है आप लोगों का, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है आपका, ये वाला गलत है, ठीक है। हाई टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड, नहीं, हाई टाइड को स्प्रिंग टाइड कहा जाता है, नीप टाइड नहीं कहा जाता, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को पूरा का पूरा बताता हूँ, थोड़ा ऑप्शन के अंदर में चेंज कर देंगे हम लोग यहाँ पर में, डोंट वरी, मैं आपको ऑप्शन अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ए एंड सी होना चाहिए वहां पर में आंसर, क्योंकि गलत वाला पूछा है आप लोगों से। तो टाइड जो होता है फ्रेंड्स वो साइक्लिक जो है वो अप एंड डाउन होता है, एक समय पानी का स्तर बढ़ता है और एक समय पानी का स्तर जो है वो क्या होता है, कम होता है आप लोगों का, इसी को आप लोग ज्वार भाटा कहते हो, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के पानी के स्तर का बढ़ना और पानी के स्तर का कम होना, ये ज्वार भाटा कहलाता है आपका, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स बृहद ज्वार भाटा जो होता है आप लोगों का कब होता है, जब सूर्य, देखिए यहाँ पर में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा में होते तब बृहद ज्वार आता है, हाई टाइड आती है आपकी, ना कि केवल चंद्रमा और पृथ्वी के ऊपर में, ठीक है। तो वहां पर मैं मून एंड अर्थ केवल दिया था तो वो आप लोगों का गलत हो जाएगा, ठीक है। वहां पर मैं पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों होना चाहिए था। ये समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट, आपका जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक समकोण बनाते हैं, मतलब कि डायगोनल बनाते हैं इस तरीके से, यहाँ पर में चंद्र, यहाँ मान लीजिए मून है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर में मान लीजिए सन है, ठीक है, तो ये देखिए डायगोनल टाइप का बन गया यहाँ पर में इस तरीके से। तो यहाँ पर में आप लोगों का क्या होता है, यहाँ छोटा ज्वार भाटा आता है आप लोगों का, लोवेस्ट टाइड, जिसको आप लोग क्या कहते हो, लघु ज्वार भाटा, या फिर उसको नीप टाइड भी कहते हो, नीप टाइड, छोटा ज्वार भाटा। और जब तीनों सीधी रेखा में होते हैं उसको उच्च ज्वार भाटा कहा जाता है, स्प्रिंग टाइड, क्या कहते हो आप उसको, स्प्रिंग टाइड। ये देखिए यहाँ पर मैं स्प्रिंग टाइड आप लोगों का, जब तीनों सीधी रेखा में है, ओके। तो सिंपल सी बात है आप लोगों के लिए, बहुत ही सिंपल। आपको इसमें दिखाता हूं मैं, मान लीजिए ये इस तरीके से है, तीनों सीधी रेखा में है, तो स्प्रिंग टाइड, स्प्रिंग बड़ा वाला स्प्रिंग टाइड, स्प्रिंग टाइड, ठीक है। और अगर मान लीजिए इस प्रकार से कुछ बन जाता है व्यवस्था, ठीक है, जहां पर मैं, यहाँ पर मैं मान लीजिए आपका मून है, ये अर्थ है और ये सूर्य है, ये इस तरीके से एंगल बना लेता है, तो इसको बोलते हैं नीप टाइड, लघु ज्वार भाटा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, ओके। इस क्वेश्चन के अंदर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का मैं बता दूं आंसर जो है आप लोगों का सी, अगर हम लोगों को लगाना है तो ए एंड सी करना पड़ेगा इसको हम लोगों को, ठीक है। आप लोगों से गलत वाला पूछा था तो गलत वाला मैंने यहाँ पर मैं कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। ए एंड सी आपका आंसर हो गया, यहाँ पर मैं लगा दिया मैंने, ठीक है। सी, जितने भी लोगों ने सी लगाया होगा ऑप्शन, ठीक है, ओके। इसके अंदर में कर दिया है मैंने आप लोगों के लिए करेक्शन,
ए एंड सी आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं हमारे निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आप लोगों से इसके अंदर में गलत वाला ही पूछा था, ठीक है, गलत विकल्प ही पूछा था आप लोगों से, तो ठीक है गलत वाला पूछा था आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताइए इनमें से कौन सा वाला कथन गलत है। बताइए इनमें से कौन सा वाला कथन गलत है। अरेबिक वॉज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। अरबी जो है वो दिल्ली सल्तनत के समय की प्रशासनिक भाषा थी। कॉइन्स मेंटेड इन दिल्ली वर कॉल्ड दहलीवाल। दहलीवाल कहा जाता था दिल्ली सल्तनत के समय में जो कॉइन्स बनाए जाते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक रूल्ड ओवर दिल्ली फ्रॉम 1206 से 1210। दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत। तो देखिए ये सही है, ये भी आपका सही है, ये भी बिल्कुल सही है। आप तीनों पॉइंट को पढ़िए। अब पहला वाला क्यों गलत है वो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे, पहला वाला क्यों गलत है। तो अरबी नहीं थी, वो कौन सी वाली भाषा थी आप लोगों की, फारसी भाषा थी, फारसी, ठीक है, अरेबिक नहीं थी, पर्शियन थी। ओके पर्शियन, पर्शियन भाषा। तो आंसर आप लोगों का गलत वाला पूछा है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि आपसे गलत वाला पूछा है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पर्शियन होनी चाहिए थी। आप लोगों के आंसर्स भी आ रहे हैं, बहुत तेजी से आप लोग आंसर कर रहे हो। तो देखिए दिल्ली जो है पहली बार किसके समय में राजधानी बनी थी, आप लोग आंसर करेंगे, जल्दी से लिखिए आप लोग ताकि आपको याद हो जाए। उसके बाद में देहलीवाल किसको बोला जाता था, देहलीवाल, ठीक है, देहलीवाल, ठीक है, मैं केजरीवाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देहलीवाल की बात कर रहा हूँ। तो देहलीवाल जो है फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत के समय में जो सिक्के छापे जाते थे, सिक्के बनाए जाते थे, उनको देहलीवाल कहा जाता था। ओके, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो अर्ली तुर्किश रूलर था, उनका शासक या संस्थापक भी बोल सकते हो आप लोग, 1206 से 1210 तक उसने शासन किया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हिंदी में भी देख सकते हो आप लोग। तोमर राजपूतों के समय में दिल्ली सबसे पहली बार राजधानी बनी। देहलीवाल जो है सिक्के थे आपके, ठीक है, प्रशासन की भाषा फारसी थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही का एक पहलू है, राजशाही, ठीक है, मोनार्की का एक पहलू है। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स मोनार्की या राजशाही की, तो सिटीजन्स जो है उनको अलाउ किया जाएगा कि अपना मोनार्क चुनने का, आपको राजा रानी चुनने का अधिकार होता है क्या, नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये डेमोक्रेसी की बात हो रही है यहाँ पर। मैं अगर ये बात करें तो डेमोक्रेसी की होती है, डेमोक्रेसी की, जैसे अभी आप लोग जो है फ्रेंड्स डेमोक्रेसी के अंदर में चुन रहे हो अपना राजा, है ना, या अपना शासक। पीपल कैन रेज क्वेश्चंस अबाउट द डिसीजंस ऑफ द मोनार्क, ये मोनार्क के डिसीजन पर आप सवाल खड़े नहीं कर सकते। मोनार्क हैज एब्सोल्यूट पावर टू रूल द कंट्री, ये बिल्कुल सही है कि उसके पास में पूर्ण शक्तियां होती है, सम्राट के पास में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता के हाथ में होती है, वो डेमोक्रेसी है आप लोगों का। मोनार्क का मतलब होता है राजा या महाराजा, ठीक है, राजशाही मोनार्की। तो मोनार्की के अंदर में राजा डिसीजन लेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, चलिए, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, what is true regarding child marriage restraint act 1929? The child marriage restraint act was passed with bitter debates and struggles। ठीक है, बाल विवाह निरोध अधिनियम कड़वी बहस और संघर्ष से पारित हुआ। तो एनसीईआरटी के लाइन के अनुसार आप लोगों को जो है आंसर करना है। तो क्या बहुत कड़वी बहस हुई थी उसके समय में उसको पास करवाते समय, नहीं, ठीक है, बहुत आसानी से पास हो गया था, कड़वी बहस और संघर्ष नहीं हुई थी इसमें। इसके अनुसार 20 साल से कम उम्र की महिला और 21 साल से नीचे का पुरुष शादी नहीं कर सकता, ये भी गलत है। क्यों गलत है सेकंड वाला, ये आप बताइए। चलो पहला वाला तो ये मैंने आपको बता दिया कि भाई कड़वी बहस वगैरह नहीं हुई थी, आसानी से बिना किसी कड़वी बहस और डिबेट के पास हो गया था। सेकंड वाला क्यों गलत है आप लोगों का, आपसे सच वाला बोला है ना कि सही बताइए क्या है, तो नन ऑफ दी अबव, दोनों के दोनों गलत है। सेकंड वाला क्यों गलत है, इसके लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा एनसीईआरटी के अंदर में। तो देखिए नो मैन, पुरुष जो है उनकी उम्र 18 साल, और जो वुमेन है, जो महिला है, उसकी उम्र 16 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उस समय की बात कर रहा हूँ, ये 1929 का चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, ये विदाउट, और देखिए एनसीईआरटी की लाइन है, विदाउट बिटर डिबेट्स एंड स्ट्रगल, ये पास हो गया था बिना कड़वी बहस और संघर्ष के। ठीक है, पास हो गया था, इस कानून के बारे में कोई कड़वी बहस से और संघर्ष नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए 18 साल से कम उम्र का लड़का और 16 साल से कम उम्र की लड़की नहीं होनी चाहिए अगर शादी करनी है तो।
तो आंसर इसका डी हो जाएगा। तो ये 20 साल इसके अनुसार 20 साल से कम उम्र की महिला नहीं, यहाँ होना चाहिए 16 साल, और 21 साल से कम उम्र का पुरुष नहीं, यहाँ पर में होना चाहिए आपका 18 साल। ठीक है। संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्षता के लिए कौन सा कथन सही है? संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता के लिए कौन सा वाला कथन सही है? 1800 से ज्यादा बच्चे जुड़ गए फ्रेंड, 200 बच्चे कम है यहाँ पर में 2000 का टारगेट कंप्लीट करने के लिए। तो जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी लोग। 1550 लाइक्स भी हो चुके हैं। सक्सेस किट जो है आप लोगों की डिलीवर हो रही है यहाँ से, तो आ जाएगी। अजीत कुमार आचार्य जी, आपने फॉर्म भर दिया है अगर, तो वो आ जाएगी आपके पास में। चलिए, तो वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर अनदर। ठीक है, एक रिलीजियस कम्युनिटी, एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर हावी नहीं होता। ये धर्मनिरपेक्षता जो है फ्रेंड्स, भारत की धर्मनिरपेक्षता के बारे में तो बिल्कुल लगभग सही है आप लोगों की बात। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, आप लोगों का ये चीज याद रखना है आप लोगों ने कि दूसरी जो चीज है आप लोगों की, ओके, कि द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन। स्टेट जो है कोई पर्टिकुलर रिलीजन जो है उसको एनफोर्स नहीं करेगा, कि कोई एक खास धर्म है उसको एनफोर्स करेगा धर्म। ठीक है, हमारे भारत के अंदर में कोई एक खास धर्म को एनफोर्स किया जाता है क्या, कि आपको ये सिख धर्म या ईसाई धर्म या फिर मुस्लिम धर्म या हिंदू धर्म मानना है? नहीं, कोई एक पर्टिकुलर धर्म को जो है वो आपके ऊपर में एनफोर्स नहीं किया जाता। ये भी सही है, ये भी सही है। कम्युनल डिसहार्मनी, इससे सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ता है। भाई धर्मनिरपेक्षता से कैसे धर्म जो है वैमनस्य बढ़ेगा या दुश्मनी बढ़ेगी, डिसहार्मनी, ये गलत है। तो पहला और दूसरा सही है, केवल बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड सिविक्स का क्वेश्चन है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एग्रीकल्चर इज अ सेकेंडरी एक्टिविटी। ठीक है, एग्रीकल्चर इंक्लूड ग्रोविंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक्स। पहली बात तो एग्रीकल्चर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का नेचर से आप लोगों को प्राप्त होता है, और वह हर चीज जो आपको नेचर से मिलती है वो प्राइमरी एक्टिविटी होती है, ना कि सेकेंडरी। अगर नेचर से प्राप्त हो रही है तो प्राथमिक गतिविधि आती है, तो पहला वाला ही गलत है आपका। ठीक है, तो ए इस ट्रू को काट दो। ओके, एग्रीकल्चर के अंदर में आपका फसल उगाना तो आता ही है, साथ ही साथ पशुधन का जो पालन है, जो जानवरों को पालते हैं, रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, वो भी आपका एग्रीकल्चर की ही कैटेगरी में आता है एज पर एनसीईआरटी। तो बी आपका सही है। ठीक है, तो ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू। तो आंसर होगा यहाँ पर में ऑप्शन नंबर बी आपका। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक जो है वो एग्रीकल्चर की ही कैटेगरी के अंदर में आता है, एग्रीकल्चर ही होता है वो भी आप लोगों का। तो प्राथमिक गतिविधियां है फसलें उगाना, फल सब्जियां, फूल और पशुपालन, एग्रीकल्चर के अंदर में ही शामिल है आपका। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोग देखिए बढ़िया से, ठीक है, आपका बताइए यहाँ पर मैं देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का जब एक्चुअल पेपर में आएगा तो हॉर्टिकल्चर ही लिखकर आएगा, यहाँ पर में पिसिकल्चर ही लिखकर आ सकता है आपका, अंगूर की खेती को विटिकल्चर ही लिखकर आएगा आप लोगों का। ठीक है, तो एग्रीकल्चर की बात करेंगे आप लोग और बाकी की सारी चीजों की। तो सबसे पहले अगर मैं पिसिकल्चर आप लोगों को बता दूं, तो पिसिकल्चर का मतलब होता है मछलियों का पालन करना, मछली, ब्रीदिंग ऑफ फिश आप लोगों की। ठीक है, मछलियों का पालन, मछली पालना। सी का जोड़ी जो है वो आप लोगों की लगेंगी 4 के साथ में, तो सी की जोड़ी 4 के साथ में केवल ऑप्शन नंबर 2 में लगी हुई, आंसर आपका आ गया है। ठीक है, विटिकल्चर का मतलब होता है अंगूर की खेती करना आप लोगों का। तो अंगूर की खेती जो है आप लोगों की ग्रोइंग ग्रेप्स 1 के साथ में लगनी है, डी की जोड़ी। तो डी की जोड़ी देखिए 1 के साथ लगी है, तो आंसर कंफर्म हो गया आपका। ओके, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है आप लोगों का बागबानी, जिसका मतलब है फ्रूट्स, फ्लावर और वेजिटेबल्स को उगाना, हॉर्टिकल्चर बागबानी। तो बी की जोड़ी 3 के साथ लगी है, तो देखिए फिर से एक बार कंफर्म हो गया। और जो बच गया आपका एग्रीकल्चर, जिसमें आप फसलें उगाते हो, वो एग्रीकल्चर है मेन आप लोगों का। ठीक है, तो ए की बी की जोड़ी जो है आप लोगों की लगेंगी 3 के साथ में, और ए की जोड़ी आप लोगों की लगेंगी, ठीक है, 2 के साथ में। तो ये आप लोगों ने याद रखना था। ठीक है, नेक्स्ट, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 या बी, जो भी आप लोग बोलना चाहो। तो आप लोग देख सकते हो एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है एग्री, सेरी, पीसी, वीटी, हॉर्टी। ठीक है, कल्चर लगा दोगे आप लोग, मिल जाएगा आप लोगों का। आप देख सकते हो एनसीईआरटी के अंदर में भी फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर में वीटी कल्चर ही दिया हुआ है, ना कि हिंदी में लिखा हुआ है आप लोगों का मछली पालन, ना कि आप लोगों का बागबानी लिखा है। यहाँ हिंदी में हॉर्टी कल्चर ही लिखा हुआ है आप लोगों का, हॉर्टी कल्चर, उद्यान कृषि आप लोगों की। ओके, उसके बाद में पीसी कल्चर, पीसी का मतलब आप लोगों का मछली पालन आप लोगों का होता है।
चलिए, तो स्क्रीन के ऊपर में आई थिंक शायद कुछ इशू आया है आप लोगों का, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पीसी कल्चर का मतलब होता है आप लोगों का फ्रेंड्स, जब आप लोग विशेष रूप से निर्मित तालाबों के अंदर में आर्टिफिशियली बनाकर उसमें और पोखरों में मत्स्य पालन करते हो आप लोग, उसको आप लोग पीसी कल्चर कहते हो। वीटी कल्चर का मतलब होता है आप लोगों का अंगूर की खेती करना, द्राक्षा कृषि भी इसको कहते हैं। ठीक है, सेरी कल्चर का मतलब होता है रेशम का उत्पादन, रेशम के कीटों को, रेशम के कीड़ों को पालना ताकि आप रेशम उनसे बनवा सके। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आते हैं आपका, द रोल ऑफ आर्चेस इन आर्क्यूएट आर्किटेक्चर वॉल्स, धनुषाकार वास्तुकला में मेहराबों की भूमिका क्या होती है? देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का सीटेट के अंदर में, ठीक है, 28 दिसंबर 2021 को ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछा गया था कि आर्क्वेट जो होता है, आर्क्वेट मतलब ये इस तरीके से जो आर्च बनाई जाती है, उसका रोल क्या है? ठीक है, उसका जो मेन रोल है आप लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है, वो शेप वगैरह देना मेन रोल उसका जो है वो नहीं है, उसकी भूमिका, या ब्यूटीफाई करना भी उसका मेन रोल नहीं है। उसका मेन क्या है आर्क्वेट का, कि भाई जब आप बनाते हो, मान लीजिए आप लोगों ने इस तरीके से आर्च बनाया है, ठीक है, तो इसके ऊपर में जो भी स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, इसके ऊपर में जो भी आप लोगों की बिल्डिंग का जो भी ढांचा रहेगा, ठीक है, उसको क्या करना है, उसको उसने क्या करना होता है, सुपर स्ट्रक्चर जो बोलते हैं, जिसके जो इसके ऊपर में रहेगा, उसको सहारा देने के लिए मेनली इसको बनाया जाता था, मेहराबों को। ठीक है, इसको सहारा देने के लिए। तो सुपर स्ट्रक्चर या अधिरचना का भार वहन करता है, ठीक है, ये इसका मेन काम है, इसकी मुख्य भूमिका है एज पर एनसीईआरटी। ठीक है, ये आप लोगों का 28 दिसंबर 2021 के शिफ्ट के अंदर में आ चुका वाला क्वेश्चन है आप लोगों का, तो सी इसका आंसर था। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार भी और आपके पेपर के अनुसार भी। ठीक है, आंसर की के अनुसार, कैरी द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? ठीक है, कोई भी एक मेहराब है, ठीक है, मान लीजिए इस तरीके का, तो जो भी इसके ऊपर में जो भी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, उसका वेट वहन करना। ठीक है, ये इसका मेन काम था कि भाई ये इसके ऊपर का जो वेट है उसको वहन करना। ये जो यहाँ पर वाला जो पत्थर होता था उसको उसको जो है आप लोग की स्टोन भी कहते थे, मुख्य पत्थर। फिर बाद में उससे होते हुए पूरा बाकी पूरा भार जो है नीचे की तरफ में जाता है आपका। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो 12वीं शताब्दी के अंदर में इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसका मेन काम क्या है? वेट को कैरी करना सुपर स्ट्रक्चर के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का फ्रेंड्स, आपको बताना है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, निर्वाह कृषि पर निम्नलिखित कथनों ए और बी पर, ए बी सी डी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। बताइए जल्दी से, इसमें से क्या आंसर होगा आपका? देखिए 1850 के करीब बच्चे यहाँ पर भी जुड़े हुए हैं, 1650 पौने 1700 के करीब आप लोगों ने लाइक्स भी कर दिया, तो लाइक एंड लाइव दोनों आप लोगों को बढ़ाना है। ठीक है, 2000 पार करना है, तो सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना है आप लोगों ने। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से कि इट इज प्रिविलेंट इन थिकली पॉपुलेटेड एरियाज, मतलब ये निर्वाह कृषि, देखो निर्वाह कृषि का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो आप लोग। अगर आप लोगों ने ये समझ लिया कि निर्वाह कृषि का मतलब होता है आप लोगों का एक ऐसी खेती जिसके अंदर में आप केवल और केवल अपना परिवार का गुजारा करने के लिए खेती करते हो, ठीक है, उसको निर्वाह खेती या सबसिस्टेंस फार्मिंग या सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहा जाता है। ये घनी आबादी वाले क्षेत्रों के अंदर में होता है, क्योंकि छोटे छोटे इलाके में करते हैं इसको, छोटे छोटे क्षेत्रों के अंदर में इसको किया जाता है। ठीक है,
इसके अंदर में जो है कल्टीवेशन और अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज लार्ज, बहुत ज्यादा पैसा इस्तेमाल होता है बोल रहा। बेचारा किसान जो है वो आपका कैसे करेगा, बहुत ज्यादा पैसे का इस्तेमाल इसके अंदर में, आप खुद सोचिए। ठीक है, सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर में अपने घर वालों के साथ में ही वो लोग लगे रहते हैं, छोटा मोटा कुछ तो भी उगाते हैं। कमर्शियल फार्मिंग जो है बड़े स्तर के ऊपर में होती है आप लोगों की, कमर्शियल फार्मिंग उसमें बहुत ज्यादा पैसे का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है आपका पॉइंट नंबर बी जो है इसको तो आप एलिमिनेट कर ही सकते थे, जहां जहां बी दिया है उसको काट दो, तो ए और डी यहां पर में आपका एलिमिनेट हो गया। अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स बाकी की, ये कहां पर में होता है आप लोगों का, ये उस जगह पे होता है जहां हैवी रेनफॉल हो, क्योंकि बेचारों के पास में तो पानी के निर्भरता किस पर होती है, पानी के ऊपर में ही निर्भरता होती है, आसमान से बरसने वाले पानी के ऊपर में। ठीक है, ओके, निर्भरता किसके ऊपर में होती है, आसमान से बरसने वाले पानी पर ही ये लोग निर्भर होते हैं, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, तो सबसिस्टेंस फार्मिंग जो होती है आप लोगों की, ये केवल किसानों के जो परिवार की नीड्स है उसी के ऊपर में होती है, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, बहुत ही कम जो है यहाँ पर में पैसे का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर में ये लोग। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। मॉनसून वाला जो रीजन होता है वहीं पे ये लोग करते हैं। ठीक है, मॉनसून रीजन के अंदर में जहां मॉनसून अच्छी खासी मात्रा में हो, साउथ ईस्ट एशिया वाला, ठीक है, वहां पर में ही ये की जाती है। और इसके अंदर में जो सबसे ज्यादा फसल उगाई जाती है, ठीक है, ओके, इसके अंदर में आप लोगों का जो है ना आपकी राइस जो है सबसे ज्यादा उगाई जाती है। इसके अंदर में जो है फ्रेंड्स बस मैं एक चीज आप लोगों के साथ में यहाँ शेयर करना चाहूंगा, एक चीज है, ठीक है, कि जब सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात करते हैं हम लोग निर्वाह खेती की, तो निर्वाह खेती का ही एक प्रकार है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग आप लोगों की, निर्वाह खेती। इसके अंदर में क्या होता है कि आप लोगों का क्लाइमेट विथ लार्ज नंबर ऑफ डेज विथ सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल्स परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली, ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप। ठीक है, एक से ज्यादा क्रॉप जो है वो सेम प्लॉट के ऊपर में उगाते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन के अंदर में आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा आप लोगों को, कि मल्टीपल क्रॉप जो है वो एनुअली उगाई जाती है इसके अंदर में, ये भी बिल्कुल सही है आप लोगों का, क्योंकि यहाँ पर मैं मोर देन वन ऑफ, देखिए यहाँ साफ लिखा हुआ है आप लोगों का कि यहाँ पर में ओके मृदा अच्छी होती है, अच्छी मृदा वाले खेत के अंदर में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। ठीक है, एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है आप लोगों की, वहां साफ साफ लिखा हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन के अंदर में आप लोग सी के अंदर में कर दीजिए ए सी एंड डी। ठीक है, ए सी एंड डी आप लोग इसके अंदर में कर लीजिएगा। ओके, देखिए जब चीजें जो है ना मैं आप लोगों को बताऊं सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से कब सीखने मिलता है, जब आप लोग टाइम के अंदर में इम्प्रोवाइजेशन करते हो। आप लोग कभी भी ऑब्जर्व करना, अब आप लोगों को ये चीज मैं याद रहेंगी। ठीक है, ओके, नहीं अभी जो भी यहाँ पर में क्वेश्चंस के अंदर में अपडेट हो रहे हैं वो सारे के सारे टेस्ट में भी साथ के साथ अपडेट होते रहेंगे, आपका टेस्ट के अंदर में नहीं आएगा, टेस्ट के अंदर में सही वाला ही आएगा आपका। ठीक है, ओके, तो मैं आपको बता दूं कि जो आप लोग यहाँ पर में सीख रहे हो ना, ओके, जो आप सीख रहे हो यहाँ पर में, वो अगर यहाँ जो आपने ये चीज सीखी अभी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मल्टीपल क्रॉप्स भी कर सकते हैं एनुअली ग्रो, और मैंने आपको एनसीईआरटी से दिखा दिया, अब ये चीज आपको याद रहेगी ज्यादा चांसेस है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से, मेरे को हाथ ऊपर करके बताएंगे कि इससे अब आपके ज्यादा चांसेस बढ़ गए याद रखने की इस सारी चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, राष्ट्रवाद के उदय के बारे में दिए गए कथनों को पढ़े और सही विकल्प का चयन करें। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसकी स्थापना 1885 के अंदर में हुई थी। ठीक है, 1885 में, और जो शुरुआती नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो रूरल इलाके से थे, और अनएजुकेटेड थे। देखो भाई पहला वाला तो बिल्कुल सही है कि 1885 के अंदर में बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल सांस्कृतिक महाविद्यालय वहां पर में उसकी स्थापना हुई थी। लेकिन जो शुरुआती लीडर्स थे वो ग्रामीण इलाके से नहीं थे, वो शहरी इलाके से थे, अर्बन इलाके से, और वो अनएजुकेटेड नहीं थे, एजुकेटेड थे। वो वोमेश चंद्र बैनर्जी कलकत्ता के बड़े वकील, ठीक है, उस जमाने में हजारों रुपए फीस लिया करते थे, आज के समय के तो करोड़ों रुपए हो गए वो। ठीक है, वोमेश चंद्र बैनर्जी, डब्ल्यू सी बैनर्जी, शिक्षित लोग थे वो लोग। ओके, तो सेकंड वाला गलत है, तो फिर वो जो है ना एक्सप्लेनेशन वगैरह वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ पर में। ए सही है, बी गलत है, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये आप लोगों को एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आप लोगों का। एसएसटी पढ़ने में मजा आ रहा है, बहुत चलिए अच्छी बात है लकी मैन जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए ओ ह्यूम जो है फ्रेंड्स ये रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, 1885 के अंदर में इसकी स्थापना कहाँ हुई थी और कितने लोग आए थे, पहले सेशन में कितने लोग आए थे, यहाँ जल्दी से सभी के लोग स्क्रीन पर देखेंगे और स्क्रीन पर देखकर आंसर करेंगे। ठीक है, 1857 बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर, मैं 1857 की क्रांति लेकर आनी है कि आनी है,
जल्दी से यहाँ पर मैं 150 और बच्चे जोड़ने, आप सब लोगों ने मिलकर एक साथ शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे फ्रेंड, तो हम लोग पहुंच जाएंगे हमारे टारगेट तक। तो 72 बच्चे थे यहाँ पर में, सभी लोग लिखते जाएंगे। और इसके अलावा पहले सेशन के अध्यक्ष कौन थे मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप लोगों का यूपी टीजीटी की एग्जाम के अंदर में आया था, वोमेश चंद्र बैनर्जी। ओके, ये उसके अध्यक्ष थे। बाकी इसके अलावा दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम, ये सारे लोग भी थे। ज्यादातर लोग कहाँ से थे, शहरी इलाकों से, कलकत्ता और बॉम्बे से, मेनली कलकत्ता और बॉम्बे से थे ये लोग, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। देखिए बाद में बदरुद्दीन तैयब जी जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1887 मतलब कि जो तीसरा सेशन था मद्रास में, वहां के अध्यक्ष बने थे। और इस तरह से ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले मुस्लिम व्यक्ति बन गए थे। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस के, सुपर टेट में आया था, यूपी सुपर टेट के अंदर में, बदरुद्दीन तैयब जी। ओके, चलिए। जीवन कष्ट और दुख से भरा है, सही बात है, कितने लोग मानते हैं भाई, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लालसा और इच्छाओं से प्यार करते हैं जो अक्सर पूरी नहीं हो पाती, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम इच्छाओं से और लालसाओं से प्यार करते हैं, इच्छाओं से, तपस्याओं से, उतरन, सबसे प्यार करते हैं। जीवन कष्ट और दुख से भरा है ऐसा इसलिए क्योंकि हम लालसा और इच्छाओं से प्यार करते हैं, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, दो लोगों से प्यार करोगे तो ऐसे ही होगा, आपका दुख से भरा रहेगा, एक संभलती नहीं आपसे इच्छा, लालसा भी आ गई अभी कोई तो भी। गौतम बुद्ध ने कहा था ये बात, ठीक है। चलिए, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध ने कहा था ये बात जी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्या कहा था उन्होंने, एनसीईआरटी के अंदर में क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिए, सफरिंग और अनहैप्पीनेस, ठीक है, ये हमारी लालसाओं के कारण, क्रेविंग्स के कारण होता है। जनरली क्या होता है कि एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी इच्छा पूरी होती है तो तीसरी आ जाती है, ठीक है। और इसी को जो है गौतम बुद्ध ने तान्हा कहा है। लगातार हमारी इच्छाओं का आते रहना, हमारी लालसाओं का आते रहना जो कभी पूरी नहीं होती है, ठीक है, एक हुई भी तो दूसरी आ जाती है, हमेशा हम अनसेटिस्फाइड रहते हैं, तो तान्हा इसको कहा गया है, तान्हा। ये याद रखना आप लोगों ने, क्या कहा गया इसको, तान्हा कहा गया है, तान्हा। तो ये क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध ने क्या बोला है, हमारी जो है लगातार इच्छाओं और लालसाओं को गौतम बुद्ध ने क्या कहा, तो तान्हा कहा है। ओके, ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का, ये एग्जाम के अंदर में आएगा आप लोगों से, ठीक है। इच्छा और लालसाओं को तान्हा। चलिए, थैंक यू मुम्पी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर कीजिए आप सभी लोग। रॉलेट सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़े और उसको बताइए। पहला वाला पॉइंट पढ़िए आप लोग, रॉलेट एक्ट कर्ब द फंडामेंटल राइट्स एंड स्टैंड इन द पुलिस पावर्स। रॉलेट एक्ट जो आया था आपका, उसने क्या किया, फंडामेंटल राइट्स आपके ले लिए और पुलिस को ज्यादा पावर दे दिए थे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरा वाला, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और जैसे और भी जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट हैज नो राइट टू रेस्ट्रिक्ट पीपल्स बेसिक फ्रीडम्स। उन्होंने कहा कि भाई सरकार के पास में ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो जनता के जो बेसिक फ्रीडम है उनकी, उनको कर ले, कर्ब कर ले, क्योंकि क्या है, अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ भी बोला तो आपको तुरंत पुलिस उठाकर लेकर चली जाएंगी। इवन दो हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, जबकि हिंदू और मुस्लिम दोनों इसके खिलाफ थे, फिर भी रॉलेट सत्याग्रह जो है वो कभी भी ऑल इंडिया स्ट्रगल नहीं बन पाया। सो सैड भाई, ये उल्टा दिया हुआ है, ऑल इंडिया स्ट्रगल। रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919, भारत का पहला ऑल इंडिया स्ट्रगल, लिखो सभी लोग, भारत का पहला ऑल इंडिया स्ट्रगल रॉलेट सत्याग्रह था, सभी लोग लिखेंगे, भारत का पहला ऑल इंडिया स्ट्रगल, ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह था। अभी आप लोगों को दिखा भी देता हूं मैं यहाँ पर में। उसके अलावा जो है रॉलेट एक्ट ने क्या किया, आपके फंडामेंटल राइट, जैसे कि आपकी बोलने की आजादी, उसको छीन लिया था और पुलिस को पावर दे दिया। अगर आपने अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी बोला तो पुलिस आपको उठाकर लेके चल जाएगी। मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी जैसे लोगों ने इसको काला कानून कहा था। तो ए इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, सी इज रॉन्ग। सी क्यों रॉन्ग है ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। इसको काला कानून और शैतानी कानून कहा था। और ये आप लोगों का पहला नेशन वाइड हड़ताल थी, आप लोगों की पहली राष्ट्रव्यापी, ठीक है, ऑल इंडिया स्ट्रगल बन गया था ये आपका, राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी ये। अपमान और याचना का दिन भी कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया था, मतलब वो एनसीईआरटी से उठाया था एसएससी सीजीएल वालों ने क्वेश्चन, ठीक है। डे ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर कब मनाया गया, 6 अप्रैल 1919 को, 1919 को, रॉलेट सत्याग्रह। और रॉलेट सत्याग्रह के कुछ दिन बाद एक और घटना घटी थी, लगभग एक हफ्ते बाद। बता सकते हो कौन सी घटना घटी थी रॉलेट एक्ट के एक हफ्ते के बाद में, वो फिर जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस दिन, ठीक है। चलिए,
13 अप्रैल 1919 को जालियनवाला बाग हत्याकांड। ये भी पूछते हैं कि जालियनवाला बाग हत्याकांड की डेट कौन सी थी, तो 13 अप्रैल 1919। तो पहले रॉलेट सत्याग्रह हुआ या जालियनवाला बाग हत्याकांड, चलो ये बता दो आप लोग जल्दी से, पहले रॉलेट एक्ट या जालियनवाला बाग हत्याकांड। आप जल्दी बता देंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से, ताकि आप लोगों के माइंड के अंदर में बैठ जाए ये चीज। ठीक है, चलो। अमृतसर में हुआ था, बैसाखी का दिन था उस दिन। अच्छा, जालियनवाला बाग हत्याकांड के अंदर में हमारे काफी सारे लोग थे, जिन लोगों को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आप लोगों को पता है कि आप लोगों को पता है फ्रेंड्स यहाँ पर में कि उनको गोली मार दी गई थी जनरल डायर के द्वारा। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है फ्रेंड्स, उन्होंने क्या किया था, अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वो वापस कर दी थी। नाइटहुड की उपाधि उन्होंने वापस कर दी थी। ओके, हंटर कमीशन बिठाया गया था इसकी जांच के लिए, जालियनवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, बट उनको सबको उन्होंने छोड़ दिया था। चलिए कोई नहीं, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले इस क्वेश्चन को देख ले हम लोग। इस क्वेश्चन के अंदर में आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अब आपको जो है ना बताना है कि कौन सी चीज पहले हुई कौन सी चीज बाद में हुई। 5,41,000 से केवल और केवल जो है फ्रेंड्स 22 सब्सक्राइबर दूर है हम लोग। तो जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर करते रहेंगे। जिन्होंने भी अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो टीचिंग परीक्षा चैनल के मेंबर्स बन जाइए, आप लोग परिवार के सदस्य बन जाइए, ताकि हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे फ्रेंड्स, साथ मिलकर आगे बढ़ते रहे। देखिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से रॉलेट सत्याग्रह की, तो रॉलेट सत्याग्रह आपको बताया 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो आपकी एक ही जोड़ी तो लग गई 4 के साथ में। ठीक है, एक ही जोड़ी 4 के साथ में लग गई, तो एक ही जगह पे तो दिया है वो, एक ही जोड़ी 4 के साथ, सी खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भी बोला जाता है। इसकी स्थापना जो है 1928 के अंदर में हुई थी। ठीक है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली के अंदर में। तो बी की जोड़ी 1 के साथ लगेंगी, देखिए लगी हुई है। और ये HSRA वाला जो क्वेश्चन है ना, HSRO बोलो या HSRA बोलो, ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 3 में भी आया था आप लोगों को, बीपीएससी टीआरई के अंदर में। ओके, इसके अलावा ये क्वेश्चन आप लोगों को आपके सुपर टेट की एग्जाम के अंदर में भी पूछा जा सकता है, यूपी के। ठीक है, DSSB में भी पूछा जा सकता है, तो इसको ये तैयार रहना है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, क्या ये क्वेश्चन नहीं आया था आप लोगों का बीपीएससी की एग्जाम के अंदर में? आया था ना। और सीटेट का ये मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है ये। 1925 के अंदर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। तो ये सी की जोड़ी 2 के साथ में और डी की जोड़ी बच गई 3 के साथ में। पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में हुई थी लाहौर में। तो इस तरीके से भी आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ फ्रेंड्स, केरल के लिए कौन सा वाला कथन सही है ये बताना है। केरल जो है भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित एक राज्य है। दक्षिण पश्चिम कोने में। यहूदी और चीनी व्यापारी यहाँ आने वाले पहले व्यापारी थे। जूइश और चाइनीज ट्रेडर्स यहाँ पहले आए थे सबसे पहले। फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर लुक लाइक चीन की जो फिशिंग नेट है उससे, जिसको चीना वाला कहते हैं लोग। बताइए कौन सा वाला स्टेटमेंट सही होगा इसके बारे में। जी देखिए, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं जो है आप लोगों के केरल के अंदर में जो सबसे पहले व्यापारी थे यहाँ पर में जो आकर बसे थे, वो कौन से थे? जूइश और अरब ट्रेडर्स जो है वो सबसे पहले यहाँ पर में आए थे। जूइश और अरब, ना कि जूइश और चाइनीज। यहूदी और अरबी, अरब थे वो लोग, अरब ट्रेडर्स, अरब के इलाके से। ठीक है, अरब ट्रेडर्स आके बसे थे यहाँ पर में। तो सेकंड वाला गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? यहूदी और अरब ट्रेडर्स। मैं आपको एनसीईआरटी दिखाता हूँ ना डायरेक्टली, इसमें क्या है ये देखिए। एनसीईआरटी में जूइश और अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हियर। सबसे पहले कौन आए थे? जूइश और अरब ट्रेडर्स आए थे। डायरेक्टली एनसीईआरटी से दिखा दिया आप लोगों को मैंने। ठीक है, ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है। उसके बाद में केरल जो है आपका, वो साउथ वेस्ट के अंदर में बसा हुआ राज्य है, साउथ वेस्ट के अंदर में। ठीक है, साउथ वेस्ट, देखिए ये भारत है, ये साउथ और वेस्ट, ये वाले इलाके में साउथ वेस्ट में बसा हुआ राज्य है। पहला वाला बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आपको बताओ, यहाँ पर में चीन जो है ना आप लोगों का, वहां पर में एक फिशिंग नेट इस्तेमाल होती है मछली पकड़ने के लिए, और वैसी ही नेट जो है वो यहाँ भी होती है, केरल में भी इस्तेमाल होती है। तो मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, जो फिशिंग नेट यहाँ इस्तेमाल होती है वो चीन की फिशिंग नेट से मिलती जुलती है, और इसको बोला भी जाता है चीना वाला। तो मोस्ट प्रोबेबली वो चीन से ही आई होंगी उस समय काल के अंदर में। ठीक है, आज से करीब, ठीक है, 1500-2000 साल पहले चीन के व्यापारियों ने लेकर आए होंगे, इसी वजह से उसको चीना वाला भी कहते हैं, चीन से आई वाली आपकी फिशिंग नेट। ओके, तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना था। तो ये बिल्कुल सही है तीसरा वाला आपका। तो 1 and 3 इज ऑप्शन नंबर सी। सिंपल है ना, कितना आसान था आप लोगों का, बढ़िया से आप लोगों ने कर लिया इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नस्तलिक स्टाइल इज डेंसर एंड मोर डिफिकल्ट। नस्तलिक और शिकस्ते, ये आप लोगों को डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नस्तलिक और शिकस्ते 1900 बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है, क्या बात है, 1900 बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं। केवल 100 बच्चे और 1900 के करीब आप लोगों ने लाइक भी कर दिया। 2000 का टारगेट है हमारा। ठीक है, तो नस्तलिक, और अभी आप लोगों की टेस्ट होने वाली है, तो सारे के सारे बच्चे बने रहेंगे लाइव, क्योंकि जैसे ही क्लास खत्म होगी आपकी टेस्ट होंगी, और टेस्ट जो है आप लोगों ने देना है सभी लोगों ने। तो नस्तलिक स्टाइल और शिकस्ते, ठीक है, तो मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। नस्तलिक जो है फ्रेंड्स आप लोगों का एक कर्सू राइटिंग है, कर्सिव होती है और इजी टू रीड होती है आप लोगों की। नस्तलिक जो स्टाइल होती है आप लोगों की, ये इस तरीके से, ओके, नस्तलिक। लेकिन जो शिकस्ते होती है वो बहुत ज्यादा डेंस होती है, मतलब एकदम पास पास घुसा घुसा के लिखा जाता है एक दूसरे के अंदर में उसको। ठीक है, और छोटे में लिखने की कोशिश की जाती है यहाँ पर में। मान लीजिए कि आपने जो है अपने प्रेम पत्र जो है बस एक लाइन में ऐसा 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 ऐसा, ऐसा कुछ तो भी पता नहीं क्या क्या ऐसा करते 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 यही के यही घुसा घुसा के उसके अंदर में लिख दिया। देखो कितना सारा लिख दिया यही के यही पे। ये आपका शिकस्ते संक्षिप्त में लिखा जाता है। इसको पढ़ना कितना डिफिकल्ट है, अगर आपको आती भी है उर्दू या अरबी तो भी आप उसको पढ़ने में आपको कितनी दिक्कत होगी। एटलीस्ट ये तो भी कम से कम आप पढ़ लोगे, है ना। तो नस्तलिक इजी टू रीड होती है, करसू है, करसू राइटिंग है, लेकिन इजी टू रीड है। शिकस्ते जो होता है आप लोगों का फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, थोड़ा सा शिकस्त हो जाती है आपकी। शिकस्त मतलब हार जाना, तो भाई आप पढ़ते पढ़ते हार जाओगे उसको, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए आप लोग। चोल वंश के दौरान तंजावुर और उरैयूर में किस समुदाय के बुनकर मंदिर के झंडे के लिए कपड़ा तैयार करते थे। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। चोल वंश दक्षिण भारत के अंदर में जो है फ्रेंड्स बहुत ही फेमस राजवंश हुआ है। उनके समय काल के अंदर में तंजावुर उनकी राजधानी हुआ करती थी, कावेरी नदी के किनारे पर। वहां पर में सालिया जनजाति के जो लोग थे, ठीक है, वो लोग क्या करते थे, मंदिरों के लिए झंडा तैयार करते थे। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो सालिया जनजाति के जो लोग थे वो वीवर हुआ करते थे। वीवर मतलब बुनकर समुदाय के लोग थे। तंजावुर और उरैयूर के अंदर में मंदिरों के लिए वो लोग फ्लैग्स तैयार करते थे। ओके, चलिए। प्रारंभिक दिल्ली सल्तनत में बंदगान के बारे में निम्नलिखित ए और बी कथनों पर विचार करिए और सही कथन का आंसर कीजिए। 1900 से ज्यादा बच्चों ने लाइक कर दिया है, 2000 के बहुत पास है हम लोग। बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का। बंदगान जो है वो स्पेशल स्लेव्स थे जो कि मिलिट्री सर्विस के लिए परचेस किए जाते थे। उनको बहुत ओके। चलिए, तो अब आप लोगों को यहाँ पर में फ्रेंड्स आ गई है स्क्रीन, वापस से आ गई है। ठीक है, चलिए अब आ गया है स्क्रीन वापस से, तो अब हम लोग कर सकते हैं फिर से। चलिए, तो देखिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, बंदगान जो थे वो आप लोगों के स्पेशल स्लेव्स थे जिनको मिलिट्री सर्विसेज के लिए खरीदा जाता था। ओके, और बंदगान जो थे वो टोटली डिपेंडेंट होते थे अपने मास्टर्स के ऊपर में। ठीक है, जो उनके स्वामी होते थे उनके ऊपर में निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान उन पर भरोसा कर सकते थे। ठीक है, उन पर भरोसा और भरोसा नहीं कर सकते थे, भरोसा और भरोसा नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दो बार आ गया फ्रेंड्स, उन पर भरोसा, ठीक है, नहीं कर सकते थे बोल रहा है ना, वो गलत है। यहाँ पर में भरोसा कर सकते थे उनके ऊपर में, भरोसेमंद लोग होते थे वो लोग। यहाँ पर पे उन पर भरोसा नहीं कर सकते थे। इंग्लिश में देख लेते, सो सुल्तान कुड नॉट ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन देम। ठीक है, तो उनके ऊपर में ट्रस्ट नहीं कर सकते थे, ये बोलकर गलत कर दिया उसने। भाई सुल्तान उन पर भरोसा कर सकते थे। हाँ, सुल्तान के जो वंशज होते थे उनके प्रति वफादार नहीं होते थे वो लोग, सुल्तान के प्रति वफादार होंगे। वो पिछले लेक्चर में याद करो हम लोगों ने एक बार पढ़ा था, तो मैंने एक एग्जांपल भी आपको दिया था, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। ये याद रखना फ्रेंड्स आप लोगों ने, रिवीजन जितना ज्यादा अच्छे से करोगे, ठीक है, उतना ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए कि एक पति है आपका, वो आप ही के ऊपर में निर्भर है पूरी तरह से, तो आप वो जो है आपको पता है कि भाई ये इधर उधर कोई जाएगा नहीं, दूसरी लड़की इसको तो भाव देगी नहीं, पूरी तरह से आप ही के ऊपर में निर्भर है क्योंकि कमाता दमाता नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो आप उस पर भरोसा कर सकते हो कि इधर उधर नहीं जाएगा करके। ओके, तो
पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, ए इज द करेक्ट आंसर। इल्तुतमिश ने जो है फ्रेंड्स ये प्रथा भारत में शुरू की थी। ये जो बंदगाह है आप लोगों का, ये फारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब ही होता है दास या गुलाम। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोगों की कि हम टेस्ट किस तरीके से यहाँ पर में कंडक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर में कि आपको टेस्ट अगर लेना है, ठीक है, आप टेस्ट देना है आप लोगों ने, तो आप क्या करोगे? ठीक है, जैसे ही सेशन खत्म होगा आपको टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में जाना है। टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के अंदर में जैसे ही आप लॉगिन करोगे, ठीक है, लॉगिन करने के बाद में आप लोगों को जाना है फ्रेंड्स, ठीक है, फ्री कंटेंट के अंदर में। देखिए मैं फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये फ्री कंटेंट आपको दिख रहा है टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर। उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप देखिए यहाँ पर में इस तरीके का आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा। फिर से दिखा देता हूँ, ऐसे इंटरफेस खुलकर आ जाएगा आपका। ठीक है, आपने फिर जाना है कंटेंट के अंदर में। ओके, यहाँ पर में कंटेंट दिख रहा है आपको, उस कंटेंट में जाना है आपने। कंटेंट में जाने के बाद में आपको सबसे ऊपर में सीटेट मेगा रिवीजन टेस्ट दिखेंगी, उसमें जाना है आप लोगों ने। ठीक है, उसके अंदर में जाना है, उसके अंदर में आप लोगों को आपकी टेस्ट मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पर में आप लोगों की टेस्ट है, और आई थिंक शायद से टेस्ट आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, या नहीं, मुझे बताया जा रहा है कि अभी आप लोगों का समय है यहाँ पर में टेस्ट स्टार्ट होने का, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन और कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर में हमारे क्वेश्चंस को जारी रखते हैं। मैं आप लोगों को फिर से लास्ट बाद में एक बार फिर से दिखा दूंगा कैसे करते हैं, अभी नहीं, अभी फिलहाल में आप लोग यहाँ पर में यहीं पर रहिए। ठीक है, लिंक आप लोगों की नहीं है, लिंक क्योंकि हमको रिजल्ट यूनिवर्सल जनरेट करना है तो हम लोग ऐप के अंदर में करेंगे, लेकिन वो तभी स्टार्ट होंगी, अभी जाना नहीं है आप लोगों ने, क्योंकि अभी वो स्टार्ट नहीं कर रहे हम लोग, जैसे मैं जब तक बंद करूंगा। ठीक है, ठीक है जी, जैसे आप लोगों की क्लास खत्म होगी वैसे आप लोगों को टेस्ट मिल जाएंगी। Which of the following statement is not correct about टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन? टुंड्रा प्रकार के वनस्पतियों के लिए कौन सा वाला कथन सही नहीं है? आप बताइए जल्दी से, कौन सा वाला कथन सही नहीं है? देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, छोटी झाड़ियां इस वनस्पति का एक प्रकार है टुंड्रा। एक तो होता है ना, एक होता है टैगा, जो 50 डिग्री से लेकर कितने डिग्री तक होता है, चलो ये मैं आपको फिल इन द ब्लैंक दे रहा हूँ, 50 डिग्री नॉर्थ से लेकर कितने डिग्री नॉर्थ तक, बताइए। अगर है हिम्मत तो बताओ, जो लेक्चर, जो रेगुलर बच्चा है ना, जो रेगुलर देखता है वो तो बिल्कुल आंसर कर पाएगा इसका। ओके, उसके ऊपर में जो है आपका पोल के पास में अगर आप चले जाओगे, यहां पर में आता है टुंड्रा। टुंड्रा आपका ये है टैगा, 50 से लेकर कितना तक जल्दी बताइए। तो पोल के पास में टुंड्रा है। यहाँ केवल आप लोगों की जो है आप लोगों की छोटी वनस्पति आपको मिलती है, मोसेस और लाइकेन टाइप की वनस्पतियां, छोटी वनस्पतियां यहाँ पाई जाती है, काई और लाइकेन टाइप की। यहाँ पर में जो है प्राकृतिक वनस्पतियों का विकास सीमित है, क्योंकि यहाँ पर में क्या है, बहुत कम प्रकार की वनस्पतियां मिलती है आपको, बहुत लिमिटेड आपको वनस्पतियां मिलेंगी। इट इज फाउंड इन टेम्परेट रीजन, गलत, टेम्परेट नहीं, ये होना चाहिए पोलर रीजन में, पोल के पास में, पोलर रीजन में पाई जाती है। समशीतोष्ण क्षेत्र नहीं, वो 23.5 से 66.5 डिग्री नहीं, ये पाई जाती है आपकी पोल रीजन में, 66.5 से भी ऊपर। ठीक है, पोल तक 90 डिग्री के पास में, नॉर्थ में। ठीक है, तो ये वाला आपका गलत है, तो आपसे गलत वाला ही पूछा था, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गलत वाला ही पूछा था आप लोगों से। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, 2000 प्लस, ठीक है, यहाँ पर में लाइक्स आप लोगों ने कर दिए है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, हमारा एक टारगेट यहाँ पर में कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो टुंड्रा टाइप का जो वेजिटेशन होता है आपका पोलर रीजन में पाया जाता है। कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती है लिखते जाइए आप लोग सभी लोग यहाँ पर में। मॉसेस, ठीक है, लाइकेन, काई टाइप की जो होती है आप लोगों की छोटी वनस्पतियां पाई जाती है, टुंड्रा टाइप की वनस्पतियां भी इसको बोलते हैं, पोलर रीजन के पास में, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, निम्नलिखित में से इंडिगो आयोग के फैसले के बारे में क्या गलत है? इंडिगो आयोग का जो फैसला था उसके बारे में क्या गलत है, ये बताना है आप लोगों ने। देखो इंडिगो कमीशन जो है आप लोगों का, अगर इसके बारे में हम बात करें तो कमीशन ने बागान मालिकों को दोषी ठहराया। ये इंडिगो कमीशन बैठाया क्यों गया था? क्योंकि एक हुआ था आपका नील विद्रोह, इंडिगो रिवोल्ट जिसको कहते हो आप लोग, इंडिगो रिवोल्ट। ठीक है, इंडिगो रिवोल्ट या इंडिगो विद्रोह इसको कहा जाता है। इसके अंदर में 18 में एक डीटीपीएलएसबी में क्वेश्चन आया था, 1859 में ये रिवोल्ट हुआ था आपका, 1859 में, 1859 में। तो इसमें जो है कमीशन जो था उसने प्लांटर्स को गिल्टी ठहराया था, बिल्कुल सही बात है। डिक्लेयर दैट इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रेयोट्स, जो किसान है, रेयोत मतलब क्या, किसान, ये भी याद रखते जाइए आप सभी लोग, रेयोत मतलब किसान, किसान जो है प्रॉफिटेबल नहीं है इंडिगो उगाकर, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी जजमेंट आया था। रेयोत वर आस्क्ड टू डिसकंटिन्यू द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, नहीं ये गलत है। रेयोत जो है फ्रेंड्स उनको एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को डिसकंटिन्यू करने नहीं बोला, उनको बोला कि देखो भाई तुम्हारे लिए इंडिगो उगाना सही नहीं है, बट एटलीस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट अभी वाला है उसको तो पूरा कर दो। अब बताओ है कि नहीं है भाई, जो कॉन्ट्रैक्ट अभी है, बाद वाला कॉन्ट्रैक्ट चाहे रिन्यू मत करना, लेकिन अभी वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरा कर दो। तो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करो, डिसकंटिन्यू नहीं, उसको कंटिन्यू करो, बाद में चाहे कॉन्ट्रैक्ट मत करना, ये बोला गया।
तो आपसे जो गलत वाला बोला था वो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। रैयत को मौजूदा अनुबंध को बंद करने के लिए कहा गया, नहीं, मौजूदा अनुबंध को पूरा करने के लिए कहा गया, बोला कि भविष्य में मत करना। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर आपका। 48% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, तो सी इज द करेक्ट आंसर। इंडिगो कमीशन ने किसको गिल्टी माना था, ये क्वेश्चन आ सकता है। प्लांटर्स को, बागान मालिक जो नील की खेती करवा रहे थे जबरदस्ती किसानों से। ठीक है, अब देखिए ये भी एक बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों का। आप बताइए, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका। तो अफ्रीका जो है आप लोगों का, ठीक है, ये आपका यहां पर में सबसे बड़ी नदी, ठीक है, आपकी सबसे लंबी नदी जो है, लॉन्गेस्ट नदी, ठीक है, देखिए यहां पर में सबसे लंबी नदी, अफ्रीका में सबसे बड़ी नहीं, सबसे लंबी नदी यहां से बहती है। अगर मैं साउथ अमेरिका से बात करूं आपसे, तो अमेजोन नदी जो है आपकी सबसे बड़ी है। देखो लंबी और बड़ी में क्या फर्क है, लंबी नदी का मतलब होता है जो लेंथ में बड़ी हो, और बड़ी नदी का मतलब होता है आपका जो जो ज्यादा पानी लेकर जाती हो। तो साउथ अमेरिका में आप लोगों की जो नदी है, साउथ अमेरिका के अंदर में जो नदी है आप लोगों की, वो नदी अमेजोन है, और जो कि सबसे बड़ी नदी है आप लोगों की। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के अंदर में विश्व की सबसे बड़ी नदी। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कंटिनेंट भी कहा जाता है, सबसे छोटा आइलैंड है आपका, सबसे छोटा महाद्वीप है, आइलैंड कंटिनेंट भी इसको कहते हैं। और अंटार्कटिका में कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। कितने लोगों का सही था, हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी से, कितने लोगों का सही है यहाँ पर में पूरे के पूरे। तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर में आप लोगों का। ठीक है, ए की जोड़ी 1 के साथ में, बी की जोड़ी 3 के साथ में, सी की जोड़ी 4 के साथ, और डी की जोड़ी 2 के साथ। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अंटार्कटिका आप देख सकते हो कोई भी यहाँ पर में परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। ठीक है, वही अगर हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया जो है आइलैंड कंटिनेंट है आप लोगों का। ठीक है, और अमेजोन नदी जो है सबसे बड़ी नदी है, लार्जेस्ट, लंबी नहीं, सबसे लंबी नदी जो है वो तो आप लोगों की नील नदी है। ठीक है, लंबी नदी की बात करेंगे तो वो नील नदी है, अफ्रीका में है वो। सबसे बड़ी नदी की बात करें जो सबसे ज्यादा पानी लेकर जाती है, वो अमेजोन है, साउथ अमेरिका में। भूमध्य सागरीय वनस्पति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है। भूसागरीय वनस्पतियां किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो भूसागरीय प्रकार की वनस्पतियां, ठीक है, मेडिटेरियन टाइप ऑफ वेजिटेशन। देखो सबसे पहली बात तो, मेडिटेरियन टाइप ऑफ वेजिटेशन जो है ना, आपको याद रखना है वेस्ट में, ठीक है, या साउथ वेस्ट में पाई जाती है, महाद्वीपों के साउथ वेस्ट में, वेस्ट या साउथ वेस्ट में पाई जाती है। ठीक है, वेस्ट या साउथ वेस्ट में। तो मध्य अमेरिका में पाए जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जहां जहां ए है काट दो काट दो काट दो, सी इज द आंसर। ठीक है, वेस्ट या साउथ वेस्ट के अंदर में। अब बात आएगी सर कि फिर कैलिफोर्निया कहाँ से आ गया। अरे तो मेरे लाल, कैलिफोर्निया जो है ना वो अमेरिका का, ये जो है ना ये यहाँ पर में इधर साइड में, वेस्ट साउथ वेस्ट वाले साइड में कैलिफोर्निया अमेरिका के। ठीक है, तो बी, सी और डी आंसर हो जाएगा आपका। मध्य में नहीं पाई जाती, महाद्वीपों के वेस्ट या साउथ वेस्ट वाले इलाके में पाई जाती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसानी से कर दिए थे हमने। देखो कैलिफोर्निया यहाँ पर में, तो वेस्ट साउथ वेस्ट में इधर साइड में पाई जाती है, यहाँ पर में पाई जाती है, यहाँ पाई जाती है भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पतियां। ठीक है, और भूमध्य सागर के आसपास में तो पाई जाती ही है। ठीक है, तो सबसे पहले यही पाई गई थी, इसलिए भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति बोलते हैं उसको, उसके नाम के ऊपर में। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़े। हम लोग नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स उसके तरफ में देखिए। क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा है, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन। जिस बच्चे ने भी इसको अंडरस्टैंड कर लिया वो आ जाएगा यहाँ पर में। एप्लीकेशन डाउनलोड करना है सभी लोगों ने, और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन के ऊपर में टेस्ट होंगी आप लोगों की। कैसे होंगी, कहाँ होगी, वो मैं आप लोगों को अभी बता भी दूंगा फिर से एक बार और। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में संवैधानिक उपचार के अधिकार की, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को जो सिटीजन है उनको अलाउ करता है कि वो लोग कोर्ट जा सके। किस चीज के लिए जा सके कोर्ट, अगर उनको लगता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है, उनके मूलभूत अधिकार का हनन हुआ है, ठीक है, उसके लिए। तो सी आपका आंसर होगा। तो जितने भी लोग बी आंसर लगा रहे हैं, ठीक है, 11-12% लोगों ने बी आंसर लगाया, वो गलत है। फंडामेंटल राइट्स के हनन पर जा सकते हो आप लोग, तो सी आंसर आप लोगों का होने वाला है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। संवैधानिक उपचार का अधिकार का आर्टिकल क्या है, आर्टिकल नंबर 32, इसको हार्ट एंड सोल कहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। तो अगर आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, मूलभूत अधिकार आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप लोग कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, 30 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का आपके स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, जल्दी बताइए आप सभी लोग। यहाँ पर मैं बोला गया है कि ग्रामर एंड पोएटिक्स
स्टोरी टेलिंग, डिस्टिंक्टिव स्टाइल, ठीक है, और मिनिएचर पेंटिंग्स। आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सी वाली बात जो है यहाँ पर मैं आप लोगों की सही है। और नीचे में आप लोगों को जो है फ्रेंड्स व्हाट्सएप की लिंक भी दी गई है। टीचिंग परीक्षा का टेलीग्राम ग्रुप आप सब लोग ज्वाइन कर लेंगे, दानिश एक टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेंगे, और साथ ही साथ नीचे में व्हाट्सएप का ग्रुप दिया हुआ है सीटेट का, वो भी आप लोग ज्वाइन कर लोगे, उसमें भी आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो देखिए, ग्रामर एंड पोएटिक्स, ठीक है, लीला तिलकम जो है फ्रेंड्स ये ग्रामर की पुस्तक है, मलयालम भाषा की। कौन सी भाषा की? मलयालम भाषा की ग्रामर की पुस्तक है, ये याद रखना है, मलयालम भाषा की। तो एक ही जोड़ी लगेंगी दो के साथ, एक ही जोड़ी लगेंगी दो के साथ आपकी। ठीक है, स्टोरी टेलिंग, देखो कथक जो है एक डांस का प्रकार है, ठीक है, डांस का प्रकार कथक, ठीक है, स्टोरी टेलिंग कथक, तो वो उसमें क्या होता है, डांस करते करते ही मतलब वो एक कहानी सुनाने की कोशिश की जाती है, ठीक है, डांस स्टाइल के अंदर में, उत्तर भारत के अंदर में, स्पेशली उत्तर प्रदेश के अंदर में कथक। ओके, तो स्टोरी टेलिंग का एक प्रकार है, डांस करते हुए स्टोरी सुनाना, स्टोरी टेलिंग कथक। ओके, मिनिएचर पेंटिंग, भानु दत्त की रास मंजरी, ठीक है, ये मिनिएचर पेंटिंग है आपकी। एक पेंटिंग, देखो दो प्रकार की पेंटिंग होती है, एक होती है भित्ति चित्र आप लोगों का, ठीक है, जिसके अंदर में क्या होता है, बड़े बड़े पत्थरों पर पेंटिंग बनाई जाती है, बड़ा बड़ा, जैसे वो हड़प्पा के अंदर में कई सारे बड़े पत्थरों पर पेंटिंग्स बनाई गई थी, या फिर आपका अजंता एलोरा की गुफाओं में भीमबेटका के अंदर में बनाई गई। तो ये सब आप लोगों की जो पेंटिंग्स थी वो भित्ति चित्र थे, ठीक है आप लोग, ठीक है। एक होती है मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग का मतलब होता है आप लोगों का फ्रेंड्स जो छोटे लेवल पे बनाई जाती है, मिनिएचर छोटे लेवल पे, कागज पे, कपड़े पे, तो रास मंजरी उसी का एक एग्जांपल है। और डिस्टिंक्टिव स्टाइल, देखो कथक के भी अलग अलग तरीके करने के, ठीक है, अलग अलग प्रकार से कथक किया जा सकता है। तो एक है आप लोगों का लखनऊ घराना, मतलब लखनऊ स्टाइल, घराना मतलब स्टाइल, एक लखनऊ स्टाइल है। और एक है आप लोगों का जयपुर स्टाइल, जिसको राजस्थान स्टाइल भी बोलते हैं। तो घराना मतलब घर आना, तुमको चाय पिलाएंगे, वो वाला घराना नहीं है ये। घर आना मतलब, ठीक है, स्टाइल आप लोगों का, डिस्टिंक्टिव स्टाइल, अलग अलग स्टाइल है। तो मिनिएचर पेंटिंग के बारे में अगर आप लोगों को बताऊं तो भसोली जो है फ्रेंड्स, आप लोगों की भसोली पेंटिंग एक मिनिएचर पेंटिंग का प्रकार है, और भसोली पेंटिंग का ही एक एग्जांपल है भानु दत्त की रास मंजरी। ठीक है, इनमें से कौन सा वाला इनकरेक्ट है, बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा वाला इनकरेक्ट है। लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, और सभी लोग जितने भी लोग चाहते हैं कि और ऐसे ही मैं क्वेश्चंस करवाता रहूं, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताएंगे आप सभी लोग। चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना है सभी लोगों ने, जितने भी लोग देख रहे हैं। एंड here I declare to you that congratulations, now we are the family of 5,41,000 प्लस, ठीक है, तो 5,00,000, ठीक है, 41,000 प्लस का परिवार बन चुका है। तो आप सभी लोगों को बहुत सारी बधाइयां, ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को फ्रेंड्स इस चीज के लिए भी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके, बाकी जितने लोग हैं वो लोग भी फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। तो फ्रेश वाटर अकाउंट जो है वो आप लोगों का केवल 70% है, बोल रहा है आपका। ड्रिपिंग टैप वेस्ट 1200 लीटर ऑफ वाटर इन अ ईयर, ठीक है, 1200 लीटर पानी बर्बाद कर देता है। तो आप लोगों से गलत वाला पूछा है, तो भाई आप लोगों के जो है ना, यहाँ पर देखिए पहला वाला गलत है आपका, क्योंकि जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है आप लोगों का, ठीक है, वो कितना है, 2.7% है फ्रेश वाटर। कितना फ्रेश वाटर अवेलेबल है हमारी पृथ्वी पर, जितना भी पानी है उसमें से केवल 2.7% फ्रेश वाटर है, बाकी सारा क्या है, खारा पानी है। अब ये फ्रेश वाटर में से भी 70% जो है वो बर्फ में जमा हुआ है, वो 2.7 का भी 70%, ठीक है। उसके बाद में ओनली 1%, इसका 2.7 का 1% जो है वो आप लोगों का यूज करने लायक है। 1% मतलब ये पूरे पूरे पानी का 1% नहीं, ये 2.7% जो आपका फ्रेश वाटर है ना, उसका 1% जो है वो आपका आपके यूज करने लायक है, ठीक है, ये आप लोग याद रखोगे। इसके अलावा जो टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, वो कौन थी, वो दो लोग थे इसके अंदर में, टिप टिप बरसा वाली। पहली वाली का नाम मेरे को नहीं पता, लेकिन दूसरी वाली तो कैटरीना कैफ थी। टिप टिप बरसा पानी, अरे पागल औरत, 1200 लीटर पानी वेस्ट हो गया, वो गाना कब से बह रहा है, उसके चक्कर में लोगों ने टिप टिप बरसा पानी टपक टपक कर रहे हो लोग, नई बारिश से बरस रहा तो नल से टपका रहे। 1200 लीटर पानी व्यर्थ हो जाता है हर साल आप लोगों का, ठीक है, 1200 लीटर पानी, ठीक है। तो कोई बताओ उसको जाके, पढ़ रही लिख रही नहीं वहां पर, मैं पिक्चरों में काम कर रही, ठीक है, पढ़ाई लिखाई कर लेती, थोड़ा सा क्लास देख लेती दानिश सर की, तो कुछ समझ में आता उसको। तो 1200 लीटर पानी जो है फ्रेंड्स हर साल वेस्ट हो जाता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है डायरेक्टली आप लोगों का।
कौन थी? रवीना टंडन, टंटन नहीं, अच्छा टंटन, टंडन, रवीना टंडन। ओके, तो प्लीज इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ओके, और करते रहिए अच्छे से इसको भी आप लोग। 7वीं शताब्दी में बड़े जमींदारों और योद्धा सरदारों ने धन शक्ति और धन शक्ति की प्राप्त की और स्वयं को क्या घोषित कर दिया उन्होंने? ठीक है, खुद को क्या घोषित कर दिया उन लोगों ने? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी से। धन शक्ति और संपदा को सरदार जो थे उन लोगों ने। सर मेरे ऐप पर टेस्ट का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। अनु यादव, सबसे पहली बात तो बेटा तुम क्लास छोड़ के गई कैसे? ठीक है, ये साफ दिख रहा है कि तुम क्लास छोड़कर गई। अनु यादव को डिस्क्वालीफाई कर दे क्या अपन लोग? ये लड़की क्लास छोड़कर गई थी। ओके, तो इन लोगों ने जो है फ्रेंड्स अपने आप को क्या घोषित कर दिया था? सामंत घोषित कर दिया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, सामंत आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सामंत हो जाएगा यहाँ पर में आप लोगों का। ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो सामंत इन लोगों ने अपने आप को घोषित कर दिया। अच्छा, एक चीज और, इनको जो है फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे, इनको सामंत जो है इसकी उपाधि दी थी राजा ने, राजा ने। और यहां पर मैं आप लोगों से क्या बोला गया है कि जब योद्धा सरदारों ने खुद से धन शक्ति की प्राप्ति की तो उन्होंने स्वयं को क्या घोषित किया? तो उन्होंने स्वयं को महासामंत घोषित कर दिया था। जैसे मान लीजिए मैंने, आप कंजूस हो, ठीक है, बहुत बड़े कंजूस हो आप। अब क्या हुआ कि आपने कंजूसियत की सारी हदें पार कर दी, ठीक है, सारी की सारी हदें आपने पार कर दी। अब माचिस जो है उसकी डब्बी अभी आप खरीदते नहीं हो, आप जो है वहां पर में लोगों से जाकर मांगते हो कि एक तीली माचिस दे दो। तो अब आप अपने आप को महाकंजूस घोषित कर सकते हो क्योंकि आपने वो दर्जा हासिल कर लिया है। तो वैसे ही जो सामंत हुआ करते थे, जब इन्होंने अपने आप धन इकट्ठा कर लिया बहुत ज्यादा, बहुत लंबे समय तक सामंत थे, शक्ति प्राप्त कर ली, तो उन्होंने अपने आप को महासामंत घोषित कर लिया था। ठीक है, महासामंत। तो ये आप लोग याद रख लेना, महासामंत घोषित कर लिया था। सामंत तो वो लोग थे, महासामंत घोषित कर लिया था। पूरी, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी लोग। ठीक है, पुरी में, ठीक है, पुरी कहां पर में है, कौन से स्टेट में, जल्दी से आप लोग बताइए। ठीक है, पुरी में, पुरी जो है आपका वहां पर में पुरुषोत्तम जगन्नाथ का मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था? एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये आप लोगों का। पुरी में जगन्नाथ अच्छा, ये कौन, किसको, किसका अवतार माने जाते हैं? पुरुषोत्तम जगन्नाथ। ठीक है, पुरुषोत्तम जगन्नाथ जो है वो किनके अवतार माने जाते हैं, ये भी आप लोग बता देंगे। ठीक है, शिव के या विष्णु के? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो यहाँ पर मैं देखिए फ्रेंड्स, पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, अनंग भीमा 3, अनंत वर्मन 1, महोदयपुरम, ठीक है, गोपी चंद्र, किसने करवाया था? तो अनंत वर्मन जो थे फ्रेंड्स गंगा डायनेस्टी के शासक थे, उन्होंने इसको करवाया था, गंगा डायनेस्टी के शासक। तो ये किसके अवतार माने जाते हैं? पुरुषोत्तम जगन्नाथ जो है ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं, विष्णु के। पूरी मैंने आपसे पूछा कौन से स्टेट के अंदर में, तो ये उड़ीसा राज्य के अंदर में है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, उड़ीसा राज्य के अंदर में पुरुषोत्तम जगन्नाथ। तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मैं यहाँ पर मैं दे देता हूँ जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो विष्णु के अवतार है। ओके, अनंत वर्मन करके एक राजा थे गंगा डायनेस्टी के, उन्होंने ये बनाया था। ओके, और उड़ीसा राज्य के अंदर में है ये पूरी कल्ट या जगन्नाथ कल्ट भी इसको कहा जाता है। पृथ्वी की आंतरिक से बाहरी परत तक विभिन्न परतों को क्रम में पहचानिए। लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर में, ताकि इसी तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाए जा सके। ठीक है, जैसे आज टेस्ट हुई है वैसे ही मैं और भी बहुत सारी टेस्ट आप लोगों के लिए लेने वाला हूं। तो टीचिंग परीक्षा का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आप लोगों ने जाके ज्वाइन कर लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए। और आप लोगों को जो है फ्रेंड्स नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में आप लोगों को व्हाट्सएप का लिंक भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे आप सभी लोग। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें फ्रेंड्स सबसे आंतरिक कोर से बाहर की तरफ में, अंदर से बाहर की तरफ में करना है अपन लोगों ने इसको। ठीक है, तो सबसे अंदर वाला जो है आप लोगों का ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं अपन अंदर वाले की। ठीक है, तो सबसे अंदर वाला जो है इसको हम लोग कहेंगे, ठीक है, इनर कोर, इनर कोर सबसे अंदरूनी क्रोड। फिर ये है आपका आउटर कोर, आउटर कोर, आउटर कोर बाहरी क्रोड। ठीक है,
फिर आपका ये है मेंटल, ठीक है, मेंटल, और सबसे ऊपर में होता है क्रस्ट, सबसे पतली लेयर, ठीक है, क्रस्ट। तो आंतरिक से बाहरी परत की तरफ में लगाना है, अंदर से बाहर की तरफ, तो ICOCMC, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऐसे आप लोग लगा सकते थे इसको। अंदर से बाहर पूछा है या बाहर से अंदर पूछा है, दोनों ही आप लोगों को जो है फ्रेंड्स करना है यहाँ पर मैं प्रैक्टिस, दोनों ही तरीके से पूछा जा सकता है। ये देख सकते हो आप लोग, ये है इनर कोर सबसे अंदर में, अंदरूनी क्रोड, बाहरी क्रोड, बीच वाला मेंटल, ठीक है, और सबसे ऊपर का क्रस्ट, ठीक है आपका। नाउ फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, भारतीय संसद पर कथन ए और बी पर विचार कीजिए। 2200 के करीब लाइक्स हो चुके हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स आप लोग सभी लोग लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सेशन को जी। तो देखिए अगर मैं बात करूं भारतीय संसद पर ए और बी कथन है, अ पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज एनी नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब उसके पास कितने भी मेंबर रहे, वो पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर रहे सरकार बना लेंगी लोकसभा में। मतलब कल जाके अगर हमने बना ली एक पार्टी और उसके अंदर में सिर्फ जो है 3-4 मेंबर ही अपने पास, तो सरकार बना लेंगे अपन, गलत। एनी मेंबर नहीं होता है वो होता है मेजोरिटी, बहुमत होना चाहिए ना। अरे बहुमत होना चाहिए, कल आप लोगों का रिजल्ट भी आने वाला है, जिसके पास में बहुमत रहेगा लोकसभा में उसकी सरकार बनेगी, ठीक है। आप लोग भी बता सकते हो किसका बहुमत मिलने वाला है, आपको क्या लगता है, आप लोगों को क्या रहा है। तो भाई बहुमत जिसको मिलेगा उसकी सरकार बनेगी, एनी नंबर ऑफ नहीं होना चाहिए, बहुमत। और बहुमत का आंकड़ा है 272, कम से कम 272 सीट होनी चाहिए बहुमत, तभी बनेगी सरकार, ठीक है। तो ये वाला तो गलत है आपका। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो है फ्रेंड्स वो संसद, वो आप लोगों के पार्ट है। तो आप लोगों की टेस्ट जो है फ्रेंड्स अगले जो है 2 से 3 मिनट के अंदर में स्टार्ट होने वाली है आप लोगों की, ठीक है। 2 से 3 मिनट के अंदर में स्टार्ट होने वाली है आप लोगों की टेस्ट, तो आप लोग तैयार रहिए। तो ए जो है गलत है, बी आप लोगों का बिल्कुल सही है, बी इज ट्रू, ओनली बी इज ट्रू, ठीक है, बी सही है आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट था जो आप लोगों ने यहाँ पर मैं देखा कि कितने भी नहीं सदस्य, ठीक है, आप लोगों के कितने होने चाहिए, मेजोरिटी होनी चाहिए यहाँ पर मैं आप लोगों की, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर में मुझे बताया जा रहा है कि आप लोगों की जो है और भी क्वेश्चंस बचे हुए, तो जल्दी जल्दी से हम लोग जो है आगे के क्वेश्चन की तरफ में भी आगे बढ़ते हैं। स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना का प्रावधान भारतीय नागरिकों के लिए कौन से अधिकारों में किसका विस्तार है, मतलब कि आप लोगों का बेसिकली जो मिड डे मील स्कीम है ये कौन से इसकी है। 50 क्वेश्चन मुझे बताए जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर में, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 21 जो है आप लोगों का राइट टू लाइफ, आर्टिकल नंबर 21 जो है इसका विस्तार है, ये जीवन का अधिकार, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम थोड़ा बहुत खाना खाना भी जरूरी है सनम, ठीक है। तो वही वाली बात है आप लोगों का, आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि आपका जो कौन सा राज्य था जिसने सबसे पहले ये स्कीम को शुरू किया था, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे मुझे मिड डे मील स्कीम शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, कमेंट करके बताएंगे आप सभी के सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 21 का एक्सटेंशन है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो सजीव और उनके चारों ओर वातावरण का परस्पर संबंध है। तो आप इसको ऐसे समझिए, यहाँ पर में ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो संबंध है, जो एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है, और साथ ही साथ अपनी इन्वायरमेंट पे जो इनकी डिपेंडेंसी है, ये मिलकर एक इकोसिस्टम बनाता है आप लोगों का, ठीक है। ये एक इकोसिस्टम है। तो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म आपस में डिपेंडेंट है, अपने वातावरण पे भी डिपेंडेंट है, तो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ये एक परितंत्र, परिस्थिति की तंत्र, इकोसिस्टम इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ ईच अदर, ओके। सेकंड वाला पॉइंट आप लोगों को क्या बोल रहा है यहाँ पर मैं आप लोगों का नेक्स्ट, ठीक है, कि ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, ठीक है। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, वो सब क्या है, एक दूसरे के ऊपर में जो है वो इंटरडिपेंडेंट है आप लोगों के, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट है। अब बात क्या आएगी आप लोगों की यहाँ पर में, आप लोगों का जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का। देखिए रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म्स द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बनाते हैं। प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन आपका यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन बोला हुआ है, एग्जाम्पल नहीं बोला है आप लोगों का। देखो अगर ये बोला होता कि ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, ये ऊपर दिया होता और असर्शन नीचे देता, तो जो एक्सप्लेनेशन है वो सही हो जाता। ये उल्टा दिया हुआ है, ये उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ये असर्शन का एग्जाम्पल है, रीजन नहीं है वो। रीजन का मतलब क्या होता है कि कारण, इसके वजह से ऐसा होता है, सारे के सारे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इस वजह से ऐसा होता है, ऐसा नहीं है वो, ठीक है। एक्चुअली में ये कंसेप्ट है, वो इसका एक एग्जाम्पल है आप लोगों का।
तो आपका बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर इज द, या फिर ये जो सेंटेंस है ये इज द एग्जाम्पल ऑफ ए, वो उसका एग्जाम्पल है, ना कि उसका एक्सप्लेनेशन है या उसका रीजन है। ठीक है, तो आपका एग्जाम्पल होना चाहिए था वो, इसी वजह से आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर शुड बी द एग्जाम्पल ऑफ ए। ठीक है, ऐसा होता तो आप लोगों का हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं हमारे देखिए, आपको बताना है कि उत्तर भारत के ग्राम प्रधान के संबंध में कौन सा वाला कथन सही है। उन्हें ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता था, उनका पद वंशानुगत था। ठीक है, उनका एकमात्र कार्य गांव से करों की वसूली करना था, बाकी समय तो वो लोग ऐसे ही जो है ना झंडू बाम जैसे बैठे रहते थे, वो लोग कुछ नहीं करते थे। तो एकमात्र काम बोल रहा है यहाँ पर में, मतलब बाकी कोई काम धंधा था नहीं उन लोगों को। ठीक है, तो यहाँ ओनली शब्द जब आता है ना तो थोड़ा सा आप लोगों के कान खड़े हो जाने चाहिए, कभी कभी आप लोग भी खड़े हो सकते हो। तो ये ग्राम भोजक कहते थे, उनकी पोस्ट हेरिडिटरी होती थी, मतलब ये राजू है, ये ग्राम भोजक है, उसका बेटा काजू अपने आप बन जाएगा वहां पर में इनका जो है ग्राम भोजक या ग्राम प्रधान। ठीक है, तो चलिए आप लोगों का 1 और 2 सही है, आप लोगों का तीसरा वाला आप लोगों का गलत है। ठीक है, ये ओनली फंक्शन नहीं था, उसके और भी काम थे भाई। वो सबसे बड़ा लैंड ओनर हुआ करता था उस गांव का, टैक्स वसूल करता था, कई बार जज की तरह भी काम करता था, कई बार पुलिसमैन की तरह भी काम करता था वो। तो ग्राम भोजक उत्तर भारत के अंदर में जो है जो विलेज हेडमैन होते थे उनको कहते थे। इंडिपेंडेंट फार्मर को गृहपति कहा जाता था, और ऐसे किसान जिनके पास में बेचारों के पास जमीन नहीं है, दूसरों के खेत में काम कर रहे हैं, उनको दास कर्मकार कहते थे उत्तर भारत में। राजा जो है ऋग्वेदिक काल के बारे में बात हो रही है आप लोगों की। ऋग्वेदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कथनों पर विचार करें। राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। देखिए, राजा के पास में ना टैक्स इकट्ठा करने की शक्ति नहीं थी उस समय में, क्योंकि उस समय में टैक्स जो है रेगुलरली इकट्ठा किया ही नहीं जाता था। तो ये वाला गलत है, राजा टैक्स इकट्ठा नहीं करता था ऋग्वेदिक काल में। टैक्स इकट्ठा करने की प्रथा महाजनपद काल के समय में आई, महाजनपद काल के समय में आई थी टैक्स इकट्ठा करने की प्रथा। एक बार एग्जाम में आया भी था क्वेश्चन। राजा के पुत्र राजा के उत्तराधिकारी के रूप में अपने आप राजा बन जाते थे, तो राजा का बेटा अपने आप राजा बन जाता था? नहीं बनता था यहाँ पर में। ठीक है, राजा का बेटा जो है राजा नहीं बनता था। ठीक है, वो अगर काबिल है तो ही राजा का बेटा राजा बनेगा। तो आपसे क्या पूछा, सही बोला है ना उपयुक्त में से कोई नहीं, डी इज द करेक्ट आंसर। खत्म हो गई बात यहाँ पर में, आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर। तो राजा के पास में ना तो कोई राजधानी होती थी उस समय में, बेचारा राजा, ना तो उसके पास में कोई पैलेस होता था, ना उसके पास में परमानेंट आर्मी होती थी, ना ही वो जो है वो रेगुलर टैक्स वसूल करता था। ठीक है, तो उसके पास में ये सब कुछ नहीं था उसके पास। उसका बेटा अपने आप राजा भी नहीं बनता था। ओके, चलिए, तो राजा के पास में टैक्स वगैरह इकट्ठा करने की जिम्मेदारी नहीं होती थी। ये जब भी इनको जरूरत पड़ती थी तो आर्मी इकट्ठा करते थे, यज्ञ करते थे, ओम भट्ट स्वाहा हमें विजय प्राप्त हो जाए। ठीक है, क्या क्या बलि देते थे वो, घी की बलि, घी डालते थे आग में, आहुति देते थे। ठीक है, अनाज डालते थे, और कभी कभी तो एनिमल को उठा के लाके डाल देते थे। चल बकरी को उठा के लाए, चल बकरी तुझे आग में डालेंगे, चल घोड़े को उठा के लाके डाल दिए, आग में डाल दिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स कई बार एनिमल को भी आहुति दे दी जाती थी, जानवरों की भी। ओके, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए, मराठा कॉन्फेडरेशन जो है यहाँ पर में, कॉन्फेडरेसी जो है आपकी संघ, मराठा संघ जो है किसके किसके कब्जे में था। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से भोसले की, तो भोसले, ठीक है, भोसले राजा जो है वो नागपुर के हुआ करते थे, भोसले राजा भोसले। तो सी की जोड़ी लगेंगी 4 के साथ, मतलब सी की 4 के साथ में जोड़ी जोड़ी जो है वो एक ही जगह पे लगी आपकी। ठीक है, सिंधिया ग्वालियर के होते थे, अभी आपको पता है ना ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से चुनाव लड़ रहे, गुना से। उसके बाद में सिविल एविएशन मंत्री भी है वो, हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री, पहले कांग्रेस में थे फिर बीजेपी में चले गए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया वो उसी राज परिवार के हैं, तो ग्वालियर से है वो। तो डी की जोड़ी 1 के साथ लगेंगी। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को होलकर, ठीक है, देखो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, होल किस में करना है, आपने दरवाजे में करना है होलकर। चल होलकर इंदौर में, डोर के अंदर में होल करना है आप लोगों ने, इंदौर में। ठीक है, तो आपका बी की जोड़ी जो है वो 3 के साथ लगेंगी। होल किस में करेंगे, डोर में, इंदौर। ओके, गायकवाड़, ठीक है, गायकवाड़, तो गायकवाड़ जो है फ्रेंड्स ये बड़ौदा के थे, एक ही जोड़ी लगेंगी 2 के साथ, बड़ौदा। तो 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 40 क्वेश्चन आप लोगों के हो चुके हैं इस प्रकार से हमारे। ओके, चलिए एक बार फ्रेंड्स मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग हैं प्लीज जहां भी शेयर कर सकते हो इस सेशन को शेयर जरूर कर देंगे फ्रेंड्स, ताकि मोटिवेशन मिले कि ऐसे ही आप लोगों के लिए और भी सेशंस और भी जो है बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए करवाई जा सके। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से फ्रेंड्स। हमारे आप लोगों का जो है 41वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के लिए सही है। यह सीमित मात्रा में उपलब्ध है, पारंपरिक स्रोत, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी,
मतलब जो पुराने समय से इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, तो वो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। कोयला वगैरह आप लोगों का जो है, ठीक है, लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, और इसका इस्तेमाल हम लोगों ने बहुत कम समय से नहीं, लंबे समय से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी तो उसको कन्वेंशनल बोलते हैं। परंपरागत, तो परंपरा जो है पुरानी चली आ रही होती है, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, सौम्य, ठीक है, पूजा, आरती, ठीक है, ये सब क्या है, पुराने जमाने की। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है आप लोगों की पुराने समय से हो रही है, वेरी शॉर्ट टाइम से नहीं। जो वेरी शॉर्ट टाइम से होती है उसको नॉन कन्वेंशनल कहते हैं आप लोग, नॉन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, ठीक है, गैर परंपरागत। तो सेकंड वाला गलत है आप लोगों का, तो आंसर आप लोगों को ओनली ए हो जाएगा यहाँ पर में, लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होती है, ए इज द करेक्ट आंसर। ये एनसीईआरटी का डेटा है, प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी, और आप लोग जो है बहुत ही लंबे समय से उसका इस्तेमाल कर रहे हो, ये आप लोगों का पॉइंट है। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। परंपरागत ऊर्जा के एग्जांपल्स याद रखिए आप लोग, ये क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को, और मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। मैं आप लोगों को खुल्लम खुल्ला जो है यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, यहाँ पर मैं एग्जाम में आया हुआ है। फायरवुड, जलाऊ लकड़ी, कन्वेंशनल सोर्स का एग्जाम्पल है, एग्जाम में आ चुका है। फॉसिल फ्यूल, जो आपका जीवाश्म ईंधन होता है, जीवाश्म ईंधन में क्या क्या आता है, कोयला आता है, पेट्रोल आता है, नेचुरल गैस आता है, ये जीवाश्म ईंधन है आपके। ये दोनों ही आप लोगों के परंपरागत ऊर्जा के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रख लेंगे आप सभी के सभी लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है कि भारत के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ में आपको लगाना है क्रम सही से। चलिए लगा देते, कोई बात है क्या पगलो तुम्हारे लिए। यहाँ पर मैं क्या है, अरावली है, अरावली यहाँ पर मैं आप लोगों का इधर साइड में अरावली, ए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, विंध्या दिया हुआ है आपका, विंध्या इधर साइड में है विंध्या, ठीक है, तो बी मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों का। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, भाई अरावली के भी उधर साइड में है, ये यहाँ पर में है वो ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इधर में थार डेजर्ट भी इसको बोलते हो आप लोग, तो सी यहाँ पर में आ जाएगा आप लोगों का। और क्या है भाई, दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार यहाँ पर मैं आपका दक्कन का पठार, डी यहाँ लिख देता हूँ मैं आप लोगों का। ईस्टर्न घाट, ई बोल रहा है आप लोगों का, तो ई, ईस्टर्न घाट यहाँ पर मैं आपका ई, ठीक है। तो CABDE, ठीक है, CABDE ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, खत्म हो गया आंसर, CABDE, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कर सकते थे इस क्वेश्चन का आंसर आराम से। चलिए, तो यहाँ पर में है डेजर्ट आपका, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यहाँ अरावली है, यहाँ पर में विंध्या है, उसके नीचे में आऊंगे सातपुड़ा है, या दक्कन का पठार है, यहाँ पर में ईस्टर्न घाट है। अरे रुक जा भाई, और ये क्या हुआ है इसको, ठीक है। घासीदास, पेरियार, डेरोजियो, आम्बेडकर। तो देखिए फ्रेंड्स, गुरु घासीदास जी, ठीक है, घासी मत करिए, कुछ भी मत करिए। घासीदास जी जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है, सतनामी आंदोलन से जुड़े हुए थे गुरु घासीदास जी, सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत के अंदर में। पेरियार जो है फ्रेंड्स, इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन चलाया था, ठीक है, आत्मसम्मान आंदोलन, पेरियार, ठीक है, पेरियार आत्मसम्मान आंदोलन जो है इन्होंने चलाया था दक्षिण भारत के अंदर में, गुरु घासीदास जी, ठीक है, सतनामी आंदोलन मध्य भारत के अंदर में। डेरोजियो, गोद लिया हुआ क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन, ठीक है, सीटेट में, DSSB के अंदर में, BPSC के अंदर में, SSC के अंदर में, KVS में, AWES के अंदर में, EWS के अंदर में आप लोगों की, ठीक है, EMRS की एग्जाम के अंदर में, चंडीगढ़ की आपकी CBT की एग्जाम के अंदर, ऐसा कोई पेपर आप उठा के दिखा दीजिए जिसमें डेरोजियो वाला क्वेश्चन कभी ना कभी नहीं पूछा गया हो, ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रवेश मंदिर प्रवेश आंदोलन इन्होंने चलाया था, टेम्पर एंट्री मूवमेंट, ठीक है, 27 से 35 तक, 1927 से 1935 तक। तो एक ही जोड़ी लगेंगी, 3 के साथ में खत्म हो गया क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर में। लेकिन और आप लोगों का अगर हम लोग देखें तो बी जो है, बी की जोड़ी 1 के साथ में, तो ये हो गया खत्म, ठीक है, 3 1, डेरोजियो का 2 है, ठीक है, और डी का 4 है आपका, खत्म। बेरिंग जल डमरू मध्य किसको किसको जोड़ता है, कल ही आप लोगों को पढ़ाया मैंने, बेरिंग जल डमरू मध्य किसको किसको जोड़ता है आपका। तो बेरिंग जल डमरू मध्य जो है फ्रेंड्स आप लोगों का ये जोड़ता है, ठीक है, आर्कटिक ओशियन को यहाँ पर में प्रशांत महासागर से जोड़ता है, बेरिंग जल डमरू मध्य, ठीक है। मैप में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर में, ठीक है, बेरिंग जल डमरू मध्य, ये यहाँ पर आप देख लीजिए, ये है आप लोगों का आर्कटिक ओशियन, यहाँ प्रशांत महासागर है। अगर आप यहाँ थोड़ा सा इसको देखना चाहोगे आप लोग, ठीक है, यहाँ आप लोग देखिए, ये रशिया है पूरा, इधर में नॉर्थ अमेरिका है, उनके बीच में यहाँ ऊपर में है आर्कटिक महासागर, यहाँ प्रशांत महासागर है, उनको जोड़ने वाला जो है, थोड़ा सा जूम करके अगर इधर देखें हम लोग, तो यहाँ पर में ये बेरिंग जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य मतलब एक ऐसा पानी का स्रोत छोटा सा जो 2 बड़े बड़े पानी के स्रोतों को जोड़ता हो। ब्लैंक अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरता है और उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक विस्तृत है। अंटार्कटिक महाद्वीप को कौन घेरा हुआ है, ये अंटार्कटिका का महाद्वीप, चारों तरफ उसके पानी पानी, 60 डिग्री अक्षांश में, ठीक है। तो सदर्न ओशियन बोलते हैं उसको, दक्षिणी महासागर, सिंपल सी बात है। ये देखिए यहाँ पर में, ये तो आपका 2D वाला मैप है ना यहाँ पर में आपका, ओके।
तो ये 60 डिग्री जो आपका साउथ वाली लाइन है, ठीक है, जो सर्कल है आपका, वो पूरा ऐसे घेरा हुआ है आप लोगों का। अगर मैं ये दिखाऊं तो ये अगर एक्चुअल में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा कुछ, वो आपका अंटार्कटिका को घेरे हुए 60 डिग्री आपका लैटिट्यूड। इसको अंटार्कटिक ओशियन भी बोलते हैं क्योंकि अंटार्कटिका के पास में है। दक्षिणी महासागर एक्चुअल नाम है उसका, सदर्न ओशियन, ठीक है, लेकिन दक्षिणी महासागर के साथ साथ में उसको अंटार्कटिक महासागर भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, नगमा आसिफ जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। टॉरिड जोन, साउथ टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, आपको बताना है कौन सा वाला सही है, जल्दी जल्दी से बताइए। थैंक यू आकाश नितिन जी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं टॉरिड जोन, साउथ टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन, ठीक है, कौन सा वाला सही, आपको ना सीक्वेंस बताना है। आप लोगों को ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सीक्वेंस सही होना चाहिए। मतलब क्या होता है आप लोगों का कि भाई देखिए, यहाँ पर मैं ये टॉरिड जोन है आपका, टॉरिड जोन के ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ टेम्परेट जोन, और उसके ऊपर जाएंगे तो फ्रिजिड जोन, ठीक है। मतलब कि आप लोगों का शीतोष्ण क्षेत्र, शीत शीत क्षेत्र आपका। तो टॉरिड, नॉर्थ टेम्परेट और फ्रिजिड, सही लगी हुई जोड़ी, टॉरिड, नॉर्थ टेम्परेट और फ्रिजिड, ये सही है, एकदम सीक्वेंस में लगा हुआ है। फिर देखिए टॉरिड, टॉरिड, ठीक है, साउथ टेम्परेट और फ्रिजिड, ये भी सही लगा हुआ है आप लोगों का। टॉरिड, साउथ टेम्परेट और फ्रिजिड, ये भी बिल्कुल सही है। सी वाला सही लगा है क्या आपका, साउथ टेम्परेट जोन, फिर टॉरिड, फिर फ्रिजिड। तो देखिए क्या कर रहा है ये जो है ना आपका, साउथ टेम्परेट से पहले इधर गया, फिर उधर से इधर आया, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया इधर में, तो सही जोड़ी नहीं लगी आपकी, ठीक है। तो ये वाला सही नहीं है, तो आंसर आपका हो जाएगा ए एंड बी ओनली। ये ऐसे करना था उसको। नाउ फ्रेंड्स, आपको बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जोखिम मानचित्रण, प्रतिधारी, दीवार का निर्माण, वनस्पति में वृद्धि, वनों की कटाई। भूस्खलन के अल्पीकरण के लिए, भूस्खलन मतलब होता है आपका जो जमीन खिसकती है ना, लैंडस्लाइड, उससे बचाव के लिए कौन सा वाला आप लोगों के लिए कारगर तरीका हो सकता है इनमें से। देखो, वनों की अगर आप कटाई कर दोगे फ्रेंड्स, ठीक है, तो आपको लगता है क्या कि यार आप जमीन को रोक पाओगे, जमीन के ढलान को रोक पाओगे। थैंक यू अनुराधा जी। तो देखिए आप लोग जो है अगर पेड़ लगाओगे तो पेड़ की जड़ें जो है वो मिट्टी को पकड़ के रखती है, मिट्टी को कटने से, मिट्टी को जो है हटने से रोकेंगी वो। तो जहां जहां चार है काटो काटो, ऑल ऑफ दी अबव में भी चार है काटो, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। बाकी पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी आप लोगों को, ऑप्शन एलिमिनेट ऐसे करके एग्जाम में लगाया जा सकते हैं आप लोगों के, ठीक है। नाउ फ्रेंड देखिए यहाँ पर मैं क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर में। स्विफ्ट prancing horse by sea in ships, bales of black pepper in carts, gems and gold bone in Himalay, sandalwood bone in the western hills। क्या पूछ रहा है ये, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस पहलू के लिए साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज, अर्ली कोस्टल ट्रेड इन इंडिया, सिल्क रूट बाय कुषाण, विलेज लाइफ ड्यूरिंग बुद्धिज्म। या बुद्धिज्म का कोई लेना देना ही नहीं है इसके अंदर में, ठीक है, ओके। तो क्या किस बारे में बात हो रही है यहाँ पर। मैं जहाजों में समुद्र के रास्ते से तेज गति से उछलते घोड़े आए, ठीक है, जहाजों से, गाड़ियों में काली मिर्च की गांठें, हिमालय में पैदा हुए रत्न और सोना, पश्चिम की पहाड़ियों में पैदा हुए चंदन, ठीक है। न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज जो है आप लोगों का एनसीईआरटी में जो दिया है ना, उसके अंदर में जैनिज्म, बुद्धिज्म, उसके बारे में बात हो रही है, ना कि व्यापार के बारे में। और ये स्पेशली ये प्योरली आप लोगों को बता रहा है यहाँ पर में कि ये बात हुई है आप लोगों की ट्रेड की। तो शुरुआती जो ट्रेड होता था, जो शुरुआती व्यापार होता था, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो शुरुआती व्यापार को इंगित करता है ये पूरा एक पोयम, संगम पोयम है ये, तमिल भाषा की, जिसको हिंदी में ट्रांसलेट करके एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका। तो एक्चुअल क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था, तो बी आंसर होगा, अर्ली कोस्टल ट्रेड, भारत के शुरुआती जो है व्यापार को बताता है ये। थैंक यू एच एम चंद अंसारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये देख सकते हो आप लोग, व्यापार से जुड़ी एक कविता है ये, तो व्यापार के बारे में बात हो रही है, एनसीईआरटी में दी हुई है ये, ओके। और इसको जो है आप लोगों से मैंने कहा था कि आपको टीचिंग परीक्षा के ऐप पर और व्हाट्सएप पर भी मिलेगा, तो व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन कर लेना सभी लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाजरा, मक्का, तो मिलेट्स दे आर आल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड एलुवियल सॉइल। मोटा अनाज कहा जाता है बाजरा, बाजरा, रागी, जवार, मोटा अनाज है, कम उपजाऊ जमीन के ऊपर में भी उगाया जा सकता है आप लोगों का, ठीक है। ठीक है,
तो ये आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स। और मक्का जो है फ्रेंड्स मध्यम तापमान, वर्षा और बहुत अधिक सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो कि मोटा अनाज जो है आपका ज्वार, बाजरा, रागी लेस फर्टाइल और सैंडी सॉइल में भी उग जाता है। उसको कम पानी, कम जो है धूप, कम और मॉडरेट धूप की आवश्यकता होती है, आराम से उग जाता है ये। ठीक है। उसके बाद में जो मेज होता है, मक्का होता है आप लोगों का, ठीक है। मक्का अच्छी तरह से सुअपवाहित मिट्टी चाहिए होती है उसको, और मध्यम तापमान, वर्षा और बहुत धूप की आवश्यकता होती है मक्का के लिए। तो दोनों के दोनों जो है आप लोगों के क्या है, सही है। नाउ फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का, जिसके बाद में आपकी टेस्ट स्टार्ट होंगी। और टेस्ट कैसे स्टार्ट होंगी वो भी मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ एक बार, ठीक है, लास्ट में आप लोगों के लिए। तो निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उत्तर अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जोड़ती है? तो इस्थमस जोड़ता है। देखो ये नॉर्थ अमेरिका है आपका, ठीक है, यहाँ पर में आपका साउथ अमेरिका है, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसको इस्थमस कहा जाता है। तो दो बड़े, ठीक है, आप लोगों के लिए खबर आई है अभी थोड़ी देर के अंदर में, वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। बीपीएससी से रिलेटेड एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, ठीक है। तो देखिए ये है इस्थमस ऑफ पनामा आप लोगों का, इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है। चलिए, तो इस्थमस ऑफ पनामा, इस्थमस का मतलब ही होता है स्थल संधि, जो बड़े बड़े भूभागों को जोड़ने वाला एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा होता है। मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स कि कैसे आप लोग टेस्ट दे सकते हो। आप लोग यहाँ पर में देखिए इस जगह के ऊपर में, ओके, आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर इसको। चलिए देखिए कैसे देना है आप लोगों ने। आप लोग टीचिंग परीक्षा के ऐप में जाएंगे, टीचिंग परीक्षा का ऐप जो है आप लोग लॉगिन कीजिए। कर लिया आप लोगों ने लॉगिन टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे ही आप लोग नीचे जाओगे यहाँ पर में होम पेज पे ही उसी में ये आप देखिए फ्री कंटेंट दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर में फ्री कंटेंट, फ्री कंटेंट पे क्लिक करना है आप लोगों ने। इस पर क्लिक करेंगे आप लोग, देखो ध्यान से समझ लो आप लोग, फ्री कंटेंट पे क्लिक करना है आप लोगों ने। फिर यहाँ कंटेंट में जाना है, ठीक है। कंटेंट में जाओगे आप लोग, अंदर जाकर कंटेंट वाला जो ऊपर में लिखा हुआ ओवरव्यू कंटेंट लाइव क्लासेस, तो कंटेंट में जाओगे। ये पहला ही सबसे ऊपर में ही सीटेट मेगा रिवीजन टेस्ट है 3 जून 2024 की, इस पर क्लिक करना है आप लोगों ने, ठीक है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आप लोग, अंदर में आपको एक टेस्ट मिलेंगी, वो टेस्ट आप लोग दे सकते हो। तो टेस्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों की अगले 2 मिनट के अंदर में स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप लोग जो है जाकर जल्दी से टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो। अगर टेस्ट ना दिखे तो एक बार जो है ऐप को क्या करना है आप लोगों ने, ठीक है, आप लोगों ने रीस्टार्ट कर लेना है आप लोगों ने टेस्ट को, ठीक है जी। तो 6:45 के ऊपर में आपकी टेस्ट स्टार्ट हो जाएगी। 6:43 हो चुके हैं, 6:45 पे मतलब कि आपका है। और 15 मिनट के अंदर अंदर में आप लोगों को किसी भी हालत में ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में जो ज्वाइन करेंगे उन लोगों का रिजल्ट काउंट नहीं होगा। जो टॉप 5 रहेंगे उनको हर किसी बच्चे को 500 रुपीज का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। ओके चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और ऑल द बेस्ट आपको। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना आप सभी लोगों ने, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार से बहुत सारे और भी सेशंस मिलते रहे, ठीक है। और जिन्होंने भी सक्सेस किट के लिए फॉर्म नहीं भरा है वो सक्सेस किट का फॉर्म भी जरूर भर देंगे, ठीक है। चलो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।